अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ वो एक तहकीक पढ़ रहा था मैं। अच्छा, मैंने सोचा तहकीकात क्योंकि इंसान को पढ़नी चाहिए। तहकीकात होती तो है, पता नहीं उनका आउटकम क्या निकलता है। तहकीकात क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान कोई भी साइंसदान या जो भी इस तरह के लोग हैं जो कि रिसर्च की फील्ड से वाबस्ता हैं, वो लोग तहकीकात करते हैं तो उसका एक बड़ा टाइम स्पैन होता है। उस अरसे में वो मुख्तलिफ फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं। कितनी चीज़ें वो स्टडी करते हैं और उसके टाइम के हिसाब से करते हैं। समथिंग इज मूविंग इन अ स्लो डायरेक्शन, स्लो स्पीड, तो वो स्पीड को फास्ट नहीं करेंगे अपनी उसको रिसर्च को तेज़ी में मुकम्मल करने में। वो टाइम देंगे, पूरा उसको टाइम देते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट्स की कंक्लूजन निकलती है, हाइपोथेसिस होते हैं, टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो है वो फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अगर वो कंक्लूजन सही नहीं आ रहा हो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब एक पहले वो हाइपोथेसिस क्या होता है। जी, वो नाजरीन 9th और 10th में एक कहानी थी जिसमें हम पढ़ते थे मॉस्किटो बाइट और मलेरिया। तो वो मलेरिया का ना वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरह से मलेरिया जो है वो उसकी दरियाफ्त हुई और कैसे लोगों ने और डॉक्टर्स ने पता लगाया कि भाई ये मलेरिया है और मच्छर के काटने से होता है, फिर उस पर हाइपोथेसिस। तो वो सारा स्टेप जो अवैस बता रहे हैं वो मैंने 9th में पढ़ा था। हाँ, एक थीसिस होता है उसका, फिर एंटी थीसिस आता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ नए थीसिस आते हैं। मतलब इस तरीके से जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक हाइपोथेसिस दिया जाता है, फिर उसके ऊपर तहकीक होती है। बड़ा ये काम है ये साइंटिफिक फिनोमेना। तो एक तहकीक में पढ़ रहा था, बड़ी कमाल तहकीक हुई है और ये वाकई मैंने जब इसके बारे में सोचा मैंने कहा तो वाकई बड़ी सही और दुरुस्त बात है। अच्छा, और ये तहकीक है खजूरों के हवाले से कि उसकी जो तहकीक है बुनियादी तौर पर उसका रिज़ल्ट ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि सुबह को 7 खजूरें खाए और शाम को 7 खजूरें खाए, ठीक है, मतलब सुबह भी जैसे आप निहार मुँह आपने 7 खजूरें खा ली और शाम को मगरिब के बाद आपने 7 खजूरें खा ली, तो उस शख्स के घर में खजूरें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, उसको बार बार लानी पड़ेंगी। हाँ, ये रिसर्च जो आई सामने तो मैं तो हिल गया। अच्छा, और फिर उसके बच्चे भी जो हैं, बंदे के बच्चे, वो भी सवाल कर सकते हैं। ये भी एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी आई है इस पे कि भाई बाप दिन को भी 7 खजूरें खा जाता था, शाम को भी 7 खजूरें खा जाता था। तो जब बच्चे बेचारे घर आते थे उनको खजूरें नहीं मिलती थी, तो फिर आखिर में वो बाप के आगे खड़े हो गए कि क्या कर रहा है, हम ना खाएं, तू खा ले। ये ऐसी तहकीकात हैं जो इंसान सोचे तो आपको लगता है वाकई ये तो इस पे काम होना चाहिए। कितना काम हुआ है। आपको क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन दिस कंट्री एंड क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस, थीरीज, वीरीज, ये सारी जो एंटी थीरीज हैं, ये एंटी वो जो है ये सब एक और तहकीक में पढ़ रहा था। तहकीकात तो आपको पता है ना मेरा पढ़ने का कितना शौक है। वो तो अवैस का खासा है बिल्कुल। ये खवातीन के हवाले से तहकीक। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, इस तहकीक में ये वाज़ेह हुआ कि 2 तरह की खवातीन होती है। एक तरह की खातून वो होती है कि जिसके चेहरे पे हल्का सा मेकअप होता है, सही है, और दूसरी तरह की खातून वो होती है जिसके मेकअप में हल्का सा चेहरा होता है। हाँ, ये भी है। ये भी है। तो बड़ी तहकीकात है। आप मुझे कहें तो सही, मैं तहकीकात की पिटारी खोलूंगा। हाँ, बिल्कुल। पूरी साइंस ही बातें कर रहा हूँ मैं आज। और सुबह साइंस का मैंने और ये खवातीन वाले पे तो आपको जो एंटी थीसिस होता है या नहीं होता है। आप तारीफ कर दें किसकी, खवातीन की? मेरी करते कि बड़ी अच्छी तहकीक थी, ताकि अगर कोई बैकलैश आना हो तो बच जाऊँ मैं। तो नहीं, तो मैंने भी मेकअप किया हुआ है। हाँ, तो मैंने भी मेकअप किया हुआ है। तो भाई मेकअप खवातीन के लिए बना हुआ है। जो मर्द हजरात कहते हैं ना कि हम थ्रेडिंग कर दो, उनसे सवाल मैं पूछती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो जो मर्द हजरात होते हैं ना, थ्रेडिंग कर दो यहाँ से थोड़ी सी, फिर बैठे हैं पार्लर में। तो उनको भी शौक हो गया। हाँ, तो बस देखें, फिर जब मर्द हजरात हो सकते हैं तो फिर खवातीन क्यों नहीं कर सकती। एक और तहकीक है। एक और तहकीक। अच्छा, वो क्या है? कि कभी किसी दूसरे इंसान, आपने सुना है कभी कि कोई शख्स दूसरे की तारीफ कर रहा था और मर गया अचानक से? नहीं। तो आप कर दिया करें, नहीं मरेंगी आप। सही बता रहा हूँ, कर दिया करें तारीफ, बस ठीक। ये भी बड़ी तहकीक है। हाँ, मैं तारीफ कर दिया करूंगी। और तारीफ का तो खैर मामला है, लेकिन जो गर्मी का मामला है वो बड़ा शदीद हो गया है। और वो कल से ऐसी उस पर तहकीक हो रही है, और तहकीक मौसम के हवाले से भी की जा रही है कि पाकिस्तान में अचानक इतने ज़्यादा जो मौसम के ऐसे फिनोमेनन्स हैं और बार बार बड़ी जल्दी आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, या इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आंधियाँ तूफान आ रहे हैं। और मतलब मुसलसल हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होनी थी, जिसको ये लोग प्री मानसून बारिशें कह रहे थे, तो मोटे ओले, मोटे ओले, और बाद में अंडे के साइज के ओले, अंडे के साइज के, बिल्कुल। और ये नहीं कि एक दिन, पहले वक्तों में होता था एक दफा ओला पड़ गया, मतलब ओले पड़ गए। अब तो अक्सर पड़ रहे हैं और हर बारिश के साथ छोटे छोटे या बड़े बड़े ओले पड़ जाते हैं। तो ये सारा मौसमियाती तब्दीलियों का जो है सिलसिला है, जो कि चला आ रहा है पिछले कुछ अरसे से। जल्जलों का आ रहा है,
हाँ, और वो अभी हाइपर जॉय वाइपर जॉय जो कि हाइपर कर रहा है, तो वो आ रहा है, वो काफी लेकिन करीब उसके है। हवाले से खबरें बहुत खतरनाक हैं। इवैक्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लोगों की शुरू हो गई है। ठट्ठा में 2 देहात डूब गए हैं। भारत में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुजरात में जो है उसके आसार एक तरीके से नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस पर हम प्रोग्राम में मज़ीद आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो आपको लेकर चलते हैं हम और दिखाते हैं 60 सेकेंड्स में आज क्या क्या है। वाइपर जॉय के पेश नज़र केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। खारोजान के कई देहात ज़ेरे आब। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पानी की सतह कई फीट तक बुलंद हो गई। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में खुफिया दस्तावेजात केस में पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में वाइपर जॉय से तबाही का आगाज़। गुजरात में 3 अफराद हलाक, हज़ारों अफराद का इनखला। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और इवेंट में शिरकत के लिए टीम को भारत रवाना करने के लिए दरकार फंड्स का मसला हल हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF को 25 मिलियन का चेक दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौमी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक मुस्ताफ़ी, बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। बरतानिया में नॉटिंगम के मसरूफ़ तरीन इलाके में मुख्तलिफ हमलों में 3 अफराद हलाक। लापता जहाज़ MH370 से मुताल्लिक मजाक। मलेशिया ने कॉमेडियन जोसलीन शिया की तलाश के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली। और नेटो की तारीख में यूरोप की सबसे बड़ी फ़ज़ाई मशक़ें। जर्मनी की क़यादत में एयर डिफेंडर 23 मशक़ें 10 दिन तक जारी रहेंगी। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स में आपको हमने बताया कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब आपको ज़रा याद कराते हैं कि दुनिया में एक हाँ, बीटल्स अपने वक्त का और मगरबी दुनिया का एक ऐसा शाहकार बैंड था कि जिसकी नौजवानों में मकबूलियत जो है वो बेमिसल थी। इंग्लिश गाने गाता था भाई। हाँ, तहकीक से साबित हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस बैंड के 2 अहम जो अरकान थे, जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन, बरसों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अब मसनूई ज़हानत ज़ाहिर है, उसकी मदद से जो बीटल्स का आखिरी रिकॉर्ड है पहली बार आवाम के सामने पेश होने जा रहा है। और इसका इंकिशाफ बीटल्स के मौसीकार सर पॉल मैकॉर्टी उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया है कि एक डेमोक्रेट, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि डेमो ट्रैक मेरे ज़हन में ट्रम्प चल रहा है अभी उसके साथ भी हो गया है वैसे मामला जो है। लेकिन ये कि डेमो ट्रैक जो है वो इनमें से जॉन लेनन की आवाज़ मसनूई जहानत के ज़रिए अलग की गई है, जिसे इस साल पेश कर दिया जाएगा। और यूँ एक बड़े फनकार की आवाज़ उसकी मौत के 43 साल बाद जो है वो आवाम सुन सकेंगे। तो बेसिकली आवाज़, वो ट्रैक जो भी था वो रिकॉर्डेड था और उसको उन्होंने तो वो कर लिया, उस ट्रैक से आवाज़ निकाली, अब उस ट्रैक की बुनियाद पर नया गाना बनाएंगे भाई। ये कहानी हो रही है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि आपने उस बंदे की आवाज़ निकाली, उस आवाज़ को आपने रिक्रिएट कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और अब रिक्रिएशन से अब आप उसकी आवाज़ को कहीं पर भी इस्तेमाल कर लें। अब ये वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा है भाई, चलो भाई हमने जॉन लेनन का गाना सुन लिया। लेकिन अगर इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो देखा जाए तो भाई किसी के भी मरने के बाद या मरने से पहले ही भाई शिफा यूसुफजई की आवाज़ को इस प्रोग्राम की वीडियो से निकाला जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी तरफ से कोई भी बात बना दी जाए और ऑडियो मैं वही सोच रही हूँ कि इनकी तो आवाज़ मिली भी होगी ना म्यूज़िक से, उन गानों में जिनसे अलग की है इनकी आवाज़, उन गानों में म्यूज़िक भी होगा, ज़ाहिर है पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो वो आवाज़ उनसे कैसे अलग होगी? ये तो साइंस है ना, इस पर तो मज़ीद तहकीक करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि वो हो गई है। अब जो उसके ख़तरात हैं, मुझे तो उससे डर लग रहा है। अच्छा तो लगता है कि गाना सुन लिया, लेकिन बाबू फंसोगे ना, फिर पता चलेगा जी। अभी तो ऑडियो आ रही है, फिर क्या होगा कि किसी ओवैस मंगलवाला की वीडियो आएगी कि ओवैस मंगलवाला फलानी जगह पर पाए गए। अब ओवैस मंगलवाला के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि वो कभी उस जगह गए हों या नहीं गए हो, लेकिन वो वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी होगी और इस कदर रियल होगी कि कोई भी शख्स जो देखेगा वो यकीन कर लेगा। वैसे वो डीप फेक्स भी आ ही गई हैं, डीप फेक्स आ गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो इतनी ज़्यादा आगे एडवांस हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज या डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स। तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब जब आप इस तरह से करते हैं ना तो फिर फंस जाते हैं।
हाँ, ये फंस गया भैया। अब हमें सही। लेकिन ये है कि फंस एक और शख्सियत गई है, अमेरिका के जो साबिक सदर हैं, जिनको वो डेमोक्रेट मेरे जहन में आ गया, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, अच्छा अमेरिकी जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साबिक मुआवन जो हैं वॉल्ट नोटा, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और सदर ट्रंप जो है उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो, क्या नाम है उनका, इनके जो बता दिया है मुआविन जो थे, हाँ वॉल्ट नोटा, मजे का नाम है अच्छा लगा मुझे नाम, नोटा क्यूट है। लेकिन सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम यह है कि वो व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद हज़ारों हसास दस्तावेजात अपने साथ ले गए थे, जिन्हें उन्होंने फ्लोरिडा में वाक़ अपनी जो एक तरह से स्टेट और न्यू जर्सी गोल्फ क्लब है उसमें बेतरतीब तरीके से महफूज कर लिया था। उसका नाम है, उसके अंदर रखा हुआ था उन्होंने, मतलब वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो क्या कहते हैं, और जिसको बड़ा केयरलेसली उन्होंने रखा हुआ था। ये है कि भाई मतलब वहाँ कोई आए, आपके कोई मुलाजमीन हो और वो आकर उनको उठा ले तो आपको पता नहीं चलेगा वो अनसेफ हैं। और उन पर आयद फर्द जुर्म के मुताबिक जब सरकारी एहलकारों ने ये दस्तावेजात वापस लेने की कोशिश की तो सदर ट्रंप ने उनके साथ झूठ बोला और उन्होंने शायद उनको कहा कि भाई ये तो मेरे पास नहीं है या इस तरह की कोई कहानी नहीं सुनाई ट्रंप साहब ने। अच्छा, फिर सदर जो ट्रंप है उन्होंने खुद को बेगुनाह करार दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो बाइडन इंतजामिया तैयार करा रही है। तो ये सूरत हाल है भाई वहाँ पर। और इसको वहीं की सूरत हाल समझिएगा। लेकिन ये है आगे बढ़ेंगे कि आप खुद सोचे भाई मैं बेगुनाह हूँ, ये क्या बात हुई? तो वो तो बंदा कहता है, तो नहीं, वो तो कातिल भी कहता है ना। और उस कातिल को भी हम तब तक कसूरवार नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि उसको अदालत डिक्लेयर ना कर दे। तो ये तो बात इनको तो इनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी, बड़ा इनके ऊपर तो कार्रवाई हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब अगला इलेक्शन जो है वो लड़ना है ना इन्होंने, तो पूरा इनका मूड है कि मैं अगला सदर बनूं। बिल्कुल। और लेकिन अभी मुझे कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी साहब मिले, अमेरिका से आए हुए थे, ट्रंप की कैप पहनी हुई है उन्होंने भाई। अच्छा। वो ट्रंप की कैप, मैंने कहा आपने तो बड़ी ट्रंप की कैप पहनी हुई। कहते भाई वी फेवर ट्रंप, फ्लोरिडा से हम आए हुए एंड फ्लोरिडन्स आर ऑल इन फेवर। भाई हमें यहाँ पर दूर बैठकर, जिस तरह अभी अर्दोगान साहब के इलेक्शंस हुए तो हमें यहाँ दूर बैठकर लग रहा था वो एक खास तबका है ना जिसको कि इस्लामिस्ट्स भी नहीं पसंद, उनको दीन से भी जरा प्रॉब्लम है। उनको स्कूलों में दीन पढ़ाना, चाहे कोई बच्चा कहे भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाओ, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। तो कुछ खास एक तबका होता है हर जगह, और ये अमेरिका में हर मुल्क में पाया जाता है इस किस्म का एक अजीब सा तबका। तो वो जो तबका है उसको यहाँ बैठकर हमें बहुत मरतबा ऐसी चीज़ें लगती हैं कि हमें ही सब पता है और उस मुल्क के हकायक जो हैं उनसे हम नावाकिफ होते हैं। ट्रंप भी तो जीता ना, ट्रंप जीता था ना, मतलब सदर तो बना वो। उसी तरह अर्दोगान साहब हैं, उनके बारे में यहाँ वाले तो कहते रहे कि भाई इज एन इस्लामिस्ट, और लोगों को, और तुर्की को तुर्किया कर दिया उन्होंने, देखें टर्की को तुर्किया कर दिया। और फिर देखें कि वो कहाँ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और कहाँ अर्दोगान क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, कहाँ लोग और यूथ जो है उनको पसंद नहीं करता होगा भाई पसंद, लेकिन उनका मसला 54% लोगों ने वोट भी तो डाल दिया ना उसको। पूरी आधी आबादी एक मुल्क की पसंद करती है। तो ये सूरत हाल भाई। क्या अमेज़न के जंगलों की मैं आपको बात बताता हूँ क्या हुआ है। आगे तो नहीं लग रही, आगे नहीं लग रही है। वहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि तैयारे का हादसा हुआ था और उस हादसे के 40 रोज़ के बाद 4 बच्चे ज़िंदा मिले हैं। लोग उस हादसे में ज़ाहिर इंतकाल हो गया बहुत सारे लोगों का, और उसमें से 4 बच्चे ज़िंदा बचे हैं। उन बच्चों की जो उम्रें हैं वो 1 साल से 13 साल के दरमियान, और बच्चों की माँ जो है वो हादसे के बाद सिर्फ 4 रोज़ ज़िंदा रह सकी। उसके बाद ये बच्चे ख़तरनाक जानवरों, मतलब चीते, मगरमच्छ, मुसल्लह गिरोह, जहरीले सांपों के दरमियान अपनी बका की तनहा जिद्दोजहद में लगे रहे। और इस जिद्दोजहद में कामयाबी का सहरा जो है वो बेसिकली उनकी सबसे बड़ी बहन 13 साल की वो बच्ची है लेज़ली, उसके सर है, जिसने अपने बहन भाइयों को हर मुसीबत से बचाए रखा। अच्छा, अब ये बच्चे जो थे इनकी बाजियाबी के लिए 150 फ़ौजी, 200 रज़ाकार दिन रात एक किए रखा। ये पूरा जो है वो एक ऑपरेशन चल रहा था, और रास्ते में पैरों के निशानात, इन्हें फिर खाए हुए जंगली फल समेत कई सुराग मिले। बच्चों के फीडर वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए नजर आ गए। सारी चीज़ें मिली और बच्चों के ज़िंदा होने की इनको उम्मीद थी। आखिरकार वो बच्चों को तलाश करने में कामयाब हुए, और उसके बाद जो ये बच्ची जो है 13 साल की, जिसने अपनी, मतलब आप सोचें ना कि 1 साल से लेकर 13 साल तक की इनकी उम्र है, तो ये इसी में सबसे छोटे हैं। और एक बच्ची 1 साल की भी है जिसको किस तरीके से उसने फीडर से थोड़ा करके दूध पिलाया और ज़िंदा रखा। ये है वो बहन, बड़ी वाकई बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन है, इसने हक अदा कर दिया। लेकिन देखिए नेचर भी है, फिर उस नेचर ने तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये चीज़ तो है। अच्छा, अब इसी तरफ की एक और खबर मैं आपको देता हूँ। जनूबी अमेरिका का मुल्क है इक्वाडोर, वहाँ पर एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। एक 76 साल रिटायर्ड नर्स को दिल का दौरा पड़ा, तो डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया कि जी थैंक यू, अब तो
अल्लाह हाफिज़ हो गया, इनका ख़त्म हो गई कहानी। अब उनके अहले खाना उन्हें तदफीन के मरकज़ में लेकर गए, वहाँ पर खातून को रख दिया एक ताबूत में जैसे होता है। अब आखिरी रसूमात के दौरान अचानक ताबूत से अजीब आवाज़ें आना शुरू हुई। उसको खोला तो मालूम हुआ वो मुर्दा खातून सांस ले रही थी जी। फ़ौरी तौर पर उनको फिर अस्पताल लेकर गए, वो ICU में दाखिल हुई। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो मुब्तला हैं, लेकिन इस वक्त वो ज़िंदा है। वो तो बेचारी दफन हो जाती, तो अगर थोड़ा बाद में वो जागती या तो थोड़ा या मतलब बॉडी में जान ना होती या ताकत ना होती उसको हिलाने की ताबूत से कुछ, तो भाई ये तो मौजा। इक्वाडोर की जो वजारत सेहत है उन्होंने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है कि बताओ तहकीक आज तहकीकात की बात होगी कि ये क्यों जिंदा हुई, मतलब कैसे जिंदा हुई, ये अब ये हिसाब लगाएंगे सारा पूरा। और देख लें भाई क्या क्या होता है दुनिया में क्या क्या होता है। और दुनिया में बड़ी ख़तरनाक चीज़ें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जब अब आजकल ज़ाहिर हमारे यहाँ बजट चल रहा है और बजट की डिबेट्स वगैरह और वो सारा मामला जो है वो यहाँ पर भी रवा दवा है, तो लोग बड़ी हद तक कमेंट कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के। आप चाय के होटल में बैठे ऐसे इकोनॉमिस्ट मिलते हैं आपको, माहिरीन। तो लेकिन ये है कि एक आम आदमी को कम से कम अपना घर चलाने से, ज़िंदगी गुजर बसर करने से इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि भाई कौन से किस किस्म का फैसला इस मुल्क के लिए या किसी भी मुल्क के लिए या आवाम के लिए कम से कम बेहतर होगा या नहीं होगा। हाँ, वो बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं कि स्टेट बैंक का ये रेट और वो रेट और डॉलर की किस तरह वो सारा सिलसिला। अब हुआ ये है कि एक वीडियो सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और इस वीडियो में आपको पैसे की डिवैल्यूएशन देखकर समझ में आएगा कि पैसा किस तरह से डिवैल्यू होता है। और लेबनान गुज़िश्ता कई बरसों वीडियो भाई, हाँ वीडियो दिखाएं, ये सामने वीडियो चल रही है। गुज़िश्ता जो कई बरस हैं लेबनान, उसमें शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है और मुल्क की जो मकामी करेंसी है डॉलर के मुकाबले में रद्दी का जिसको कहते हैं ना टुकड़ा बन गई है। अगरचा सरकारी तौर पर $1 15,000 लेबनानी लीरा के बराबर है, लेकिन इसकी असल कीमत कहीं ज़्यादा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक $1 ओपन मार्केट में $1 1 लाख लीरा के बराबर मिल रहा है अब इस वक्त। और सोशल मीडिया पर लेबनान की करेंसी की सूरत हाल बताने की एक बड़ी दिलचस्प वीडियो ये सामने आई है, जिसमें पहले एक शख्स जो है जब डॉलर खरीद रहा होता है तो उसके लिए 1 लीरा जो है वो देता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी इस मुल्क के साथ बदहाली का मामला हुआ उसमें पता ये चला कि $1 के मुकाबले में 1,000 लीरा इस शख्स ने ये नोटों के ढेर लगा दिए। वो देखे गिने जा रहा है और अभी भी उसने वो $1 जो खरीदने लगा है वो उठाया नहीं है, वो नहीं उठाया। हाँ। तो ये वीडियो जो है उन ममालिक के लिए एक सबक है जहाँ करेंसी की कदर को मसनूई तौर पर रोका जाता है, जिसके नतीजे में बहरान पैदा होता है। अब ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है, ये उस तरह से पूरी तौर पर मैं भी अंडरस्टैंड नहीं उस तरह से करती, लेकिन ये है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट से हमने बात की वाइल वी वर कवरिंग द स्टोरी, तो उन्होंने हमें ये कहा कि बड़ा मतलब काफ़ी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है, सब ने बड़ा ये कहा ऐसे बताया। अच्छा, मैं इकोनॉमी से हटकर अब ज़रा आ जाऊँ तूफ़ान पर, क्योंकि तूफ़ान जो है वो समुंदरों में शदीद तग़यानी है इस वक्त। 30-30 फीट की जो लहरें हैं वो आपको नज़र आएंगी अगर आप देखेंगे तो। और कराची में थोड़ी सी शिद्दत में कमी है तूफ़ान की, लेकिन क्या ये कमी ही रहेगी? हाँ, अभी तो ये है। और कल जो है ये केटी बंदर से टकराएगा तूफ़ान, तो कल का दिन जो है वो शदीद ख़तरनाक है। और अच्छा, एक तो वीडियो में आपको दिखाऊं पहले, इमाराती खलाबाज हैं, उन्होंने खला से वीडियो शेयर की है। मुत्तहदा अरब इमारात के ये सुल्तान अल नयादी हैं जो कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से इन्होंने एक वीडियो शेयर की है, जो कि बाइपर जॉय जो भी है, बाइपर जॉय जी बिपर जाए भी हो सकता है, तो उसकी इन्होंने वीडियो जो है वो शेयर की है खला से। नासा के 6 महीने के तवील मिशन पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है और वहीं से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपडेट्स शेयर करते रहे हैं। और 13 जून को उन्होंने बहरा अरब के इस तूफ़ान की वीडियो ट्विटर पर शेयर की। और ये बस अब ये कल जो है वो तूफ़ान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों से टकराएगा। तो देखें ये कैसी वीडियो है और किस तरह से उन्होंने ऊपर से ये फिनोमेना कैप्चर किया है। अगेन साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये है सारी चीज़। बिल्कुल सही, ठीक है जी। और अब ज़रा हम बात करेंगे हमारी जो नुमाइंदा है रबिया खान साहब। रबिया खान हमारे साथ हैं मौजूद जी। साइक्लोन क्या है कि रबिया खान की डेली की ड्यूटी लगा दी है। रबिया, आज जो है वो आप फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, अच्छी बात है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप समुंदर पे ना जाएं, आप फिर भी चले जाती हैं समुंदर पे, आपको भी तो बड़ा शौक है। आप लोगों को समंदर दिखाना भी तो जरूरी है ना कि क्या सूरत हाल चल रही है। ऐसा ना दिखाएं समुंदर, हम चाहते हैं कि अक्सर दिखाती रहे हमें समुंदर। मुझे ये बताएं कि आज की क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है और क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इस वक्त?
तूफान से जी प्रोटेक्शन के लिए? बिल्कुल, आज की सूरत हाल की अगर बात करें तो जो समुद्री तूफान है वो इस वक्त भी शदीद समुद्री तूफान की कैटेगरी में मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात करें तो वो इंतहाई शदीद समुद्री तूफान था, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो शिद्दत में कमी आई है। और इस वक्त जो है वो महकमा मौसमियात का बताना है कि समुद्री तूफान कराची से तकरीबन 360 किलोमीटर दूर है। हल्की सी जो है वो डायरेक्शन में भी तब्दीली आ गई है और जो है वो तूफान जो कि सीधा कराची की तरफ आ रहा था, अब उसके सिंध में जो है वो तब्दीली हो गई है, थोड़ा सा वो मुड़ा है और अब जो है वो शुमाल मगरिब की जानिब उसका रुख है। लेकिन आइंदा आने वाले चंद घंटों में उसके रुख में मजीद तब्दीली आएगी और उसका रुख जो है वो मुकम्मल तौर पे शुमाल मशरिक यानी भारतीय गुजरात और केटी बंदर की जानिब हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि कल अर्ली सुबह जो है वो ये कहा जा रहा है कि समुद्री तूफान जो है वो केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात जो है वो उसकी बिल्कुल बीच की साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान है। साथ साथ अगर असरात की हम बात करें तो असरात जो है वो आज से ही आना शुरू हो जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गहरे बादलों का राज है, कहीं हल्के बादल हैं, साथ साथ सुबह सवेरे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड हुई और आज ये इतलात हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। साथ साथ जो हवा की रफ्तार है उसमें भी कुछ तेज़ी आएगी और रफ्तार जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। अच्छा, जो लोगों को मुंतकिल किया जा रहा था मुख्तलिफ मकामात पर, उनकी क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ मकामात की अगर कराची की बात करें तो इब्राहिम महदवी में तो अभी तक मुकम्मल तौर पे जो है वो लोगों को नहीं निकाला जा सका क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन दीगर जो रेड़ी गोट और दीगर इलाके हैं वहाँ से जो है वो इनखला का सिलसिला जारी भी है और बहुत से लोगों को निकाल भी लिया गया है। इसके अलावा सिंध की अगर बात करें तो सिंध में केटी बंदर जहाँ पे समुद्री तूफान टकराने का इम्कान है, वहाँ कल ही इतलात थी कि पूरे शहर को जो है वो खाली करवा लिया गया है वहाँ से। साथ साथ हुकूमत सिंध की जानिब से कहा गया है कि आज शाम तक मुकम्मल तौर पे जो साहिली इलाकों पे आबादियां मौजूद हैं उनके इनखला का काम जो है वो आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी सही है। रबिया, ये भी बताइएगा कि हुकूमत सिंध की जानिब से इनके अलावा नकल मकानी के अलावा और लोगों को सेफ मकामात पर पहुंचाने के अलावा और किस किस्म के मेजर्स हैं या किस किस्म के ऐलानात हैं जो कि हुए हैं? कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं तो आई एम श्योर कि वहाँ से हुकूमत से भी अलर्ट्स मुख्तलिफ जारी कर दिए गए होंगे और इंस्ट्रक्शंस भी लोकल इंतजामिया के लिए। जी बिल्कुल, लोकल इंतजामिया के लिए बहुत सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कई रोज से जारी की जा रही थी, जिनमें जो है वो नदी नालों की सफाई थी। खासतौर पर कराची के जो नालों में कचरा जमा है उसी सफाई के अहकाम दिए गए थे कि ताकि अगर बारिशों की शिद्दत शदीद होती है तो नालों से पानी जो है वो फौरी तौर पर बरसाती पानी निकल सके। साथ साथ जो है वो क्योंकि हवाओं से खासा खतरा है कराची को भी और सिंध को भी, तो उसके लिए अहकाम दिए गए थे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे बड़े बड़े जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड हैं उनको हटाया जाए। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन 60 से 70% जो है वो बिलबोर्ड पे मौजूद जो पैनाफ्लेक्स हैं उनमें सुराख कर दिए गए हैं ताकि हवा क्रॉस हो जाए और प्रेशर के पाइप जो है वो बिलबोर्ड ना गिरे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब बात करेंगे फिल्मों की और किताबों की। बच्चों को कौन सी फिल्में देखनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और लेकिन आप छुट्टियां कैसे गुजार रहे हैं बच्चों के साथ, इस पर भी बात होगी। समर कैंप का मामला है, समर कैंप। हाँ, नंबर हमारा स्क्रीन पर चला दें जी, नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग हमसे रब्ता करें, आप लोग भी बताएं और आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं बुक्स और फिल्म्स दोनों। हाँ, आप भी हमें बता सकते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के साथ कौन सी फिल्म आपने देखी जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो, या कौन सी ऐसी किताब है जो आप बेड टाइम स्टोरीज के तौर पर बच्चे को पढ़ के सुनाते हैं अपने। और बेड टाइम स्टोरीज हो या वैसे जनरली कौन सी किताबें हैं जो बच्चों के साथ पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल। तो कॉल करें जी, कॉल करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बचपन की कौन सी फिल्म ऐसी है जो आपको याद है 2-3 साल पहले जो देखी हो आपने? ये है, आपने सही सवाल पूछा है ना। अब मेरे बचपन की एक्चुअली एक कार्टून लगा करता था बल्लू एक था, वो बेसिकली वो ग्लाइडर उड़ाने वाला एक भालू सा था। अच्छा। और उसका बस बल्लू उस भालू का नाम था, मुझे एग्जैक्टली कार्टून का नाम नहीं याद, लेकिन इसके अलावा अलादीन था। पोस्टमैन पैट मैंने बड़ा देखा है, वो पोस्टमैन होता है। देखते हैं मुझे तो नहीं, उर्दू वाले भी देखे हैं, पता ही नहीं है मुझे, बल्लू का भी नहीं पता मुझे। मैं तो बल्लू एक्चुअली ये इंडियन बने हुए थे बल्लू। अच्छा। और उसका एक छोटा सा दोस्त था जो कि एक और जानवर था और वो जो है वो उसका बड़ा ख्याल रखते थे। इट वाज अ इंडियन वर्जन ऑफ विनी द पू। विनी द पू का एक इंडियन सा वर्जन था, लेकिन था वो बड़ा मजेदार बना हुआ। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ साद इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद।
वालेकुम अस्सलाम। जी साहब फरमाइए भाई, कैसी गुजर रही छुट्टियाँ? बहुत अच्छी गुजर रही हैं, लेकिन अभी जो मैम शिफा जिक्र कर रही थी कि बेड टाइम स्टोरीज कौन सी सुनाते हैं आप बच्चों को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेड टाइम स्टोरीज का तो ज़माना ही चला गया। बच्चे तो अब बस मोबाइल वो कार्टून ही देखते रहते हैं और वही देखते देखते सो जाते हैं। प्यार से समझाएं बच्चों को कि ये काम ना करें, वरना फिर हल्की सी कान के नीचे हाँ। फिर वो यही हो सकता है, फिर हल्का सा होता है, देखिए हल्का फुल्का चलता है। जाहिर है बच्चे माँ बाप को सबसे अजीज चीज दुनिया में बच्चे ही है ना। हाँ। उनको तकलीफ तो नहीं देंगे, लेकिन उनके सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें माँ बाप करते हैं, मना भी करते हैं बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजें उनको ला के देते हैं, तो हल्का सा कान के नीचे हाँ, लेकिन आप उनके साथ क्या एक्टिविटी करते हैं? कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी सर, सिर्फ मोबाइल रह गया और यूट्यूब रह गई है बस। आपने तो बिसात ही लपेट दी, खत्म करो भाई कहानी। आप तो वैसे ये सच है। हाँ। ये हकीकत है बिल्कुल। है मुश्किल हो गई है पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई है, और तो इसका कोई इलाज होना चाहिए। और बिल्कुल बच्चे मतलब खाने पे पहले वक्तों में होता था ना, हमारा बच्चा क्या खाएगा, वो इंटरेक्शन हो रही है माँ बाप की उस बच्चे से। अब है बच्चे को बिठा दिया सामने, माँ ने उसके वो रख दिया प्याला और आगे खड़ा कर दिया टैब, और वो बच्चा खोया हुआ है उसमें, मुंह उसका खुला है, गिर रहा है, पता नहीं कितना खा रहा है वो, लेकिन ये है कि वो मामला बदल गया है। अली भाई हैं चित्राल से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। सजी क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आप बताइए क्या चल रहा है छुट्टियों में बच्चों के साथ? सर छुट्टियां तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मगर बच्चों की हालात कोई नहीं है। क्यों? अच्छा सर यही वजह है कि अभी बच्चे जो है ना पढ़ने से ज्यादा जो है ना खेलने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी तो गर्मियां भी है, मगर बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा गर्मी से भी बचाए। कोई जो है ना दानिशानों का मसला होता है, मच्छर का मसला होता है। हाँ, तो मच्छरों के अपने बच्चे भी तो होते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई हमारे अपने बच्चे भी हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। हमारे बच्चों को तंग करते हैं। हाँ, अपने बच्चों को ऐसे खेल रहे होते हैं उनके, सही बात है। वैसे हमारे वालों को तंग कर रहे होते हैं। तो आप किस तरह गुजारते हैं बच्चों के साथ छुट्टियां? कोई खास ऐसी चीज है जो आप करते हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत जबरदस्त गुजर रहा है, मगर हम कोशिश करें बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आना चाहिए जिसमें कुछ इनको सीखने सिखाने के अलावा इनको कुछ तरबियत भी हो। जिससे आप हमारा प्रोग्राम देखें, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आज हम रोज बताते हैं कि बच्चों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए, बच्चों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, बच्चों को क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। ज़हनी आजमाइश के मुकाबले भी होते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम तो सारा काम ही बच्चों के लिए कर रहे हैं भाई। थैंक यू सर। जूबिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बताइए, आपके बचपन की ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो अब आपको लगता है कि हम बच्चों के साथ नहीं करते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें? हाँ जी, हमारी तो एक्टिविटीज थी कि हम आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। अच्छा। और ऐसा माहौल भी होता था कि गली मोहल्लों में आप खेल रहे हैं बड़े मजे से, कोई मसला नहीं होता था, कोई खतरा नहीं होता था। तो वो मैं बच्चों को जरूर कहती हूँ कि अब वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है। अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, लेकिन जब छोटे थे तो ये बेड टाइम स्टोरीज उनको जो है मैं सारे जो नबी थे उनके किस्से और इस तरह की सब चीजें सुनाती थी, माशाल्लाह उनको सब याद हो गई थी। इसके अलावा बड़े हो गए हैं आजकल, तो हम कैरम खेलते हैं माशाल्लाह। अरे वाह, जबरदस्त। कैरम वाली एक्टिविटी अच्छी है भाई, ये बड़ी मजे की एक्टिविटी। हाँ बहुत जबरदस्त है। और बच्चे बुक रीडिंग करते हैं। हाँ, तो कौन सी किताबें हैं जो कि बच्चे आपके पढ़ते हैं, कोई हमें भी बताएं। मेरे बच्चे हर तरह की पढ़ते हैं, इस्लामिक भी पढ़ते हैं, नॉवेल भी पढ़ते हैं, क्योंकि बड़े हैं ना तो। लेकिन छोटे होते हुए भी ये कौन सी किताब ऐसी है जो बच्चों को जरूर पढ़ानी चाहिए आपके ख्याल में, कोई अगर आप मशवरा देना चाहें वालिदैन को? हाँ जी, फिर अभी तो जो जिनके बच्चे जरा छोटे हैं उनको जरूर जो कससुल अंबिया है वो जरूर बच्चों को पढ़ानी चाहिए। सही है, उससे पढ़ाएं उनको, बिल्कुल, ताकि उनको पता चले। वो बहुत अच्छी है। सही, बहुत शुक्रिया ज़ोबिया, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया हमारे नाजरीन को। आयशा साहिबा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, मैं बिल्कुल ठीक। जरा सोन हलवा तो भिजवा दें प्लीज। मैं जरूर भिजवा दूंगी, लेकिन सर्दियों में भिजवाऊंगी। अब आम है, अब आम आए हुए, आम भिजवा देती हूँ। थैंक यू आयशा। नाजरीन, ये खुलेआम इस तरीके से डिमांड की जा रही है। ये देखिए मैं प्यार से मांग रही हूँ भाई उनसे, आप क्यों, और वो खुलेआम आम दे रही है भाई। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, अक्सर लोग हमें कहते हैं इतनी गर्मी में, मैंने कहा हम लोगों को आम पहुँचाते हैं जब गर्मी आती है, तो जबरदस्त किस्म के आम आते हैं यहाँ पर, और हम लोग हमारे मुल्तान के आम सब खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है। आम की क्या बात। अच्छा बताएं भाई, छुट्टियों की एक्टिविटीज बच्चों की। जी, छुट्टियों की एक्टिविटीज यही है कि बच्चे पहले वाकई में मेरे भी गेम्स में और इनमें लग गए थे, लेकिन मैंने उनको अब बुक्स लेकर दी हैं। अच्छा, मैं खुद उनके साथ बैठती हूँ और बुक रीडिंग कराती हूँ। कौन सी किताबें? ये इंग्लिश बुक्स भी लेकर दी हैं, इस्लामिक बुक्स भी लेकर दी हैं, मुख्तलिफ बुक्स लेकर दी हैं, और उनको बताती भी हूँ, वाक़यात भी सुनाती हूँ, क्योंकि हमारी नानी ने हमें इसी तरह सुनाए थे, लेकिन मैं खुद
मदर हूँ, लेकिन मैं खुद सुनाती हूँ क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, मेमोरीज में होता है वो, बिल्कुल। जी जी। और जो है ये है कि अच्छा, मैं एक और बात, तो बच्चों की नानी जो है वो अब नहीं सुनाती है उनको? जी, बच्चों की नानी दूर है। अच्छा, हाँ, ये होता है ना, सही है जी। और मैं पूछना चाहूंगी, अवैस मेरे बेटे का नाम भी अवैस है भाई, माशाल्लाह। तो वो जो है वो बहुत गुस्से वाला है। क्या आप भी बहुत गुस्से वाले हैं? मैं अक्सर औकात कर जाता हूँ गुस्सा, हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही है, होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि नाम का मुझे नहीं पता कि इस नाम का, ओवैस के नाम का गुस्से का कितना ताल्लुक है, मगर ये है कि कितने साल का है वो तो पूछ रही है, तहकीक कर रही है वो। नहीं, वो मोहब्बत भी बहुत करता है, ये बात नहीं है। मोहब्बत तो ओवैस नामी गुस्सा भी शख्स बहुत सबसे है। करता है, बिल्कुल। गुस्सा भी बहुत है। कितने साल का है वो? माशाल्लाह 18 ईयर्स। अच्छा, 18 ईयर्स का है। अब तो देखिए, ये तो टीन एज में तो होता है ये गुस्से वाली चीजें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदल जाएंगी। बस जी जी बिल्कुल। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देनी है, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रखनी है उससे, बस। फिर आप देखें क्या आपकी जिंदगी में वो बहारें लेकर आएगा, बिल्कुल अपनी मर्जी से लेकर तो अभी आएगा। उनकी छुट्टियां कोशिश चल कर रही हैं लीजिएगा। गर्मियों की। जी, छुट्टियां चल रही हैं और बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर मुल्तान में, बहुत गर्मी। हाँ, देखिए, गर्मी होगी तो आम पकेंगे और तभी फिर वो यहाँ इस्लामाबाद तक आ सकेंगे। इसीलिए अच्छी लगती हैं गर्मियाँ कि आम आते हैं और सारी दुनिया खाती है। बिल्कुल, हम भी भेजेंगे, आपको भी भेजेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले हम आगे बढ़ें, कुछ बात करें अपनी फिल्मों और किताबों की। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं आज वो हमें कौन सी फिल्मों की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है मज़े से छुट्टियां गुजर रही होंगी बच्चों की। बिल्कुल, छुट्टियां मज़े से गुजर रही हैं। अभी हम वालिदैन से ही बात कर रहे थे। बताइए जी, आज कौन सी 2 फिल्में बता रहे हैं हमें? 2 फिल्मों की और रिकमेंडेशन है आज मेरे पास। तो जो इंटरनेशनल फिल्म है वो है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, बहुत खूबसूरत फिल्म है, इसके बारे में अभी आपको तफसील से भी बताऊंगा। और जो पाकिस्तानी फिल्म है उसका नाम है सलूट। अच्छा, चले फिर सबसे पहले उर्दू पाकिस्तानी फिल्म की तरफ हम बढ़ते हैं। बताएं जी, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चों को देखनी चाहिए? अच्छा जी, पाकिस्तानी फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सलूट। सलूट भी एक बहुत अहम फिल्म है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक्चुअली इट वाज रिलीज्ड इन 2019 आई बिलीव। और ये जो है ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी, शहजाद रफ़ीक साहब ने बनाई। एतज़ाज़ हसन हमारी कौमी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ता है हंगू के इलाके में, और किस तरह वो जो है वो एक अपनी जान का नजराना देकर 2000 बच्चे जो उसके साथी तालिब इल्म हैं उनको बचाता है। इसकी कहानी है और ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड कहानी है। तो ये जो है बच्चों को बहुत बड़ा सबक देती है। इसमें आपको अजब गुल नज़र आएंगे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, बड़े अरसे बाद उन्होंने ये फिल्म की थी। और साइमा नूर नज़र आएंगी एक बहुत अहम किरदार में, और बहुत अगेन वेरी इमोशनल फिल्म, बट आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। लाइक आई सेड, इसके अंदर जो इमोशन नज़र आएगा, जो मैसेज नज़र आएगा, वो हर बच्चे के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए समझना, देखना और उसके साथ कमिट करना दोबारा से बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अब जबकि अगेन मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो हमें ये बताता है कि ये हर शहरी की, हर सिटीज़न की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब बात हो रही है बच्चों की तो फिर जाहिर है इमोशंस भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हाँ। तो बच्चे भी किस तरह कौमी सलामती में हमारे मुल्क के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक मैसेज वाली फिल्म है। सलूट इसका नाम है। और ये अगेन एतज़ाज़ हसन शहीद जो हैं वो, उनकी कहानी बहुत खूबसूरती से शहजाद रफ़ीक साहब ने पेश की है। तो ये भी बच्चे, अगर फिल्म मिल जाए, ऑनलाइन मौजूद है, वो ज़रूर देखें, अच्छा कंटेंट देखें और अपनी छुट्टियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त बात किया आपने। एतज़ाज़ हसन जो है वो यूँ कहिए कि हमारा हीरो 6 जनवरी 2014 को वो शहीद हुआ था। हाँ। और सुसाइड बॉम्बर को रोका उन्होंने, बचा रहा था। और उस दिन जो इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके बारे में कोट होती है मुख्तलिफ जगहों पर, लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि स्कूल लेट पहुंचे और अंदर उनको एतज़ाज़ हसन को दाखिल नहीं होने दिया। लेट पनिशमेंट मिली हुई थी बेसिकली, कि वो बाहर खड़े थे गेट के, वरना तो वो अंदर होते बाकी बच्चों के साथ। तो वो बाहर खड़े थे, सुसाइड बॉम्बर आया और एतज़ाज़ हसन ने उसको बताया कि
पाकिस्तानी जो भी बच्चा होगा, जो है ना वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है और दहशतगर्दों के खिलाफ वो बच्चा खड़ा हुआ है। मॉर्निंग असेंबली में नहीं जा सके थे उस दिन एतजाज हसन, जब वो बाहर खड़े हुए थे लेट आने की शहादत का सबसे अजीम रुतबा जो था वो उस लिखा हुआ असेंबली था में बस होंगे उनके ना लिए, वो। हाँ। बिल्कुल बस बिल्कुल उनके लिए लिखा हुआ हमारी तरफ से जी सलूट है जी, बहुत वाकई सलूट है एतजाज हसन को। अच्छा, आप अंग्रेज़ी फिल्म की तरफ आते हैं सर। अंग्रेज़ी फिल्म कौन सी जो आप रेकमेंड कर रहे हैं? चिल्ड्रन ऑफ हेवन, वैसे तो वो कमाल मजीद मजीदी की डायरेक्शन की वो फिल्म है, ईरानियन मूवी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डिटेल्स कुछ बताएं हमारे नाजरीन को उसके हवाले से। चिल्ड्रन ऑफ हेवन जो है वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म है और हाईली रिकमेंडेड फिल्म है मेरी तरफ से। ये 1997 की फिल्म है, कोई इतनी नई फिल्म नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने शायद ना देखी हो। माजिद मजीदी साहब जो एक ईरानियन डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस दुनिया में उनका नाम है, उनकी बनाई हुई ये फिल्म है। और ये अली और जहरा दो बहन भाई हैं, उनकी कहानी है। और वो दोनों जो हैं वो ईरान में रहते हैं और बहन भाई के रिश्ते की एक बहुत खूबसूरत कहानी कि वो बावजूद इसके कि उनका जो ख़ानदान है वो तरह तरह की माली मुश्किलात से गुज़र रहा है, उनके वालिद पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने बच्चों को वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो कि हर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें लाएं। तो ये उन दो मासूम बच्चों की कहानी है और किस तरह एक बड़ा भाई जो है वो अपनी छोटी बहन के लिए इस जद्दोजहद में शामिल है कि वो अपनी छोटी बहन को हर तरह की सहूलत दे सके और बहन के जज्बात इस सिलसिले में क्या हैं। तो बहुत ही प्यारी फिल्म है, इंसानी जज्बात से भरी हुई फिल्म, और ये इंटरनेशनली बहुत मशहूर हुई। आपको शायद याद हो कि इसी तरह की एक फिल्म जो है वो हमने देखा कि इंडिया में भी बनी, लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन में है वो शायद कोई भी दोबारा उसको रिक्रिएट ना कर पाए। जो इनोसेंस, जो जिस किस्म का इमोशन ये फिल्म दिखाती है और इस फिल्म के थ्रू नज़र आता है, वो शायद बहुत कम फिल्मों ने उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। तो बच्चों को ज़रूर दिखाएं, वालिदैन भी देखें, बड़े भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे ये फ़िल्म देखें और ये समझने की कोशिश करें कि वालिदैन किस तरह उनके लिए जो है वो छोटी छोटी उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और फिर वो किस तरह अपने बच्चों के लिए हर खुशी लाना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। तो ये एक बड़े मज़े की फ़िल्म है, ज़रूर देखें इसको। थैंक यू अरुण साहब, आपने देखी है? मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है, और बड़ी सादगी इस कदर नजर आती है ईरानियन सिनेमा में। कोई ऐसी लेविश किसी किस्म की कोई ग्लैमर कुछ नहीं होता, ओनली स्टोरी है, बिल्कुल स्टोरी है और अदाकारी है, और उसी पे वो फिल्में ऑस्कर और पता नहीं क्या क्या जीती हैं और किन किन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं। डायरेक्टर है, बहुत ही कमाल डायरेक्टर है। उसकी सॉन्ग ऑफ स्पैरोज बड़ी अच्छी मूवी है, उसकी वो कलर ऑफ पैराडाइज बड़ी अच्छी मूवी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी ट्रिलॉजी उसने बनाई है, वो कमाल डायरेक्टर है जी। अच्छा, किताबों की तरफ आते हैं जी, और किताबों के हवाले से मुशर्रफ अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया, सब ठीक ठाक, किताबों के साथ दोबारा हाजिर हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ भी सब ठीक ठाक। बताइए जी, आज कौन सी दो बुक्स के बारे में आप हमें बता रहे हैं? जनाब, आज हम जिन दो किताबों को देखेंगे उनका नाम है गजरूका का सवाल और दूसरी किताब है रैबिट ट्रैप, जो कि एक तरह का ग्राफिक नॉवल है। सही, तो पहले उर्दू वाली किताब बजरूका का सवाल बताएं, उसका क्या सवाल है? जी जनाब, तो गजरूका का सवाल जो है वो गाजरों की दुनिया के बारे में है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गजरूका का। इसकी जो लिखने वाली हैं वो अमारा शाह हैं, जिन्होंने एक और किताब भी लिखी थी मोतीचूर के लड्डू, और इसमें भी उन्होंने जिस तरह उसमें मोतीचूर के लड्डू और मिठाइयों की दुनिया का जिक्र था, इस तरह इसके अंदर गाजरों की दुनिया और सब्जियां किस तरह उगती हैं, उनके क्या एडवेंचर्स होते हैं, उनका जिक्र है। और बच्चों को ना सिर्फ इस किताब पढ़ने से उनको बायोलॉजी का और सब्जियों की नशोनुमा का के बारे में मालूमात मिलेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर जो पढ़कर वो महसूस होंगे। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, देखिए क्या क्या चीज़ें सिखाई जा सकती हैं बच्चों को किताबों की मदद से। ज़ाहिर है हर डोमेन पे होती हैं किताबें, अब ये कहानी में उन्होंने सब्जियां और गाजरें और ये सब बेसिकली मतलब उनको बता दिया। हाँ, बात इनकी ट्रेड्स भी होंगी कि भाई गाजर खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, सब्जियां उगती किस तरह होंगी, हो सकता है ये सारी बातें भी हों, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बुक है यार। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, अंग्रेज़ी किताब जो आप बता रहे हैं वो कौन सी है, उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं डिटेल में कि क्या कंटेंट है, क्या ख़ास बात है, क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब बच्चों को?
जी जनाब, तो इसका कुछ ताल्लुक़ गाजरों से है और वो है इस किताब का नाम है रैबिट ट्रैप। इसको मैंने लिखा है और मिशेल फारूकी ने इसको इलस्ट्रेट किया है। ये ग्राफिक नावल है और ये खरगोशों की दुनिया के बारे में है। और कहानी इसकी बस मुख्तसरन ये है कि खरगोश सोचते हैं कि अब हमको तरक्की कर लेनी चाहिए। पहले हम ज़मीन के नीचे रहते थे, अब हमको ज़मीन के ऊपर घर बना के रहना चाहिए। और उसके बाद सारे इनके एडवेंचर्स शुरू होते हैं। इनकी एक दादी नानी अम्मा है जो निकलने से मना कर देती हैं कि मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो अपने पुराने घर में रहूँगी। भी होता है। और उस पर सारा झगड़ा और तमाशा शुरू होता है। और इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और पेस्टिसाइड वाली कंपनीज़ और हर तरह के दूसरे लोग शामिल हैं जो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। तो ये कहानी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए ठीक है और ये भी बच्चों के लिए बहुत दिलचस्पी कि इसमें दिलचस्प कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज़बरदस्त बात किया थी। मुशर्रफ अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब दोनों किताबों की थीम जो है वो तकरीबन एक तरह की है, लेकिन जाहिर है एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए, लेकिन एक में लर्निंग मेरा ख्याल है वो रेवोल्यूशंस और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके हिसाब से है और पेस्टिसाइड्स और वो बिल्कुल, और दूसरा जो है वो है खालिसतन, लेकिन वही बात है कि एज दोनों डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए थी। तो ये मजेदार बात थी कि दोनों एक जैसी थी लेकिन दोनों डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए थी। एक जरा छोटे बच्चों के लिए थी उनकी लर्निंग के लिए, और एक ज़रा बड़े बच्चों के लिए थी जो ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई दुनिया को इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब इसमें मुझे एक और मूवी याद आ रही है। वो कौन सी? भाई बड़ी देखे, मैं भी तो माशाल्लाह, आपको मैंने क्या बताया था, तारीफ करने से कोई नहीं मरता। करें तारीफ। अब नहीं देखे, जबरदस्ती नहीं होती। करूंगी जब कोई ऐसी बात मुझे सामने आएगी तो मैं, आप पहले रिकमेंडेशन दें। अगर रिकमेंडेशन वो हमारे मेरिट पे पूरी उतरी तो फिर जो मैं तारीफ करूंगी वो नेपोटिज्म नहीं लगेगा। बिल्कुल। एक मूवी है जिसका नाम है बी मूवी। अच्छा, अब ये जो बी मूवी है बुनियादी तौर पर, जैसे इन्होंने कहा ना कि एक तरीके से गाजरों के हवाले से इन्होंने बात की, रैबिट्स के हवाले से कि वो एक पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया, उनकी ज़िंदगी वो तब्दील करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। बी मूवी जो है वो भी इसी तरह की मूवी है और वो आपको क्या सिखाती है, शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ वो वाली बी, ठीक है। शहद की मक्खियाँ कहती हैं उस फिल्म में कि जी हम मेहनत करते हैं, शहद बनाते हैं और हमारा सारा शहद ले जाते हैं इंसान, तो हम आज से शहद नहीं बनाएंगे। और ये जो है ऐसे तो अयाशी लगी हुई है, इंसानों की मेहनत करें हम और ऐश करें वो हमारे शहद के ऊपर, तो वो शहद बनाना बंद कर देती है। अब साइंटिफिकली इतना एंटरटेनिंग तरीके से इन्होंने बताया है कि अगर अल्लाह ताला ने जो एक शहद की मक्खी बनाई है वो शहद बनाना छोड़ दे तो दुनिया किस तरीके से यूँ कहिए कि तबाह हो सकती है उससे। इतना अहम किरदार है। एक हम कहते हैं ना, मैं मक्खियाँ क्यों बनाई हैं भैया, या कोई चीज़ क्यों बनाई है, उसका बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि अल्लाह ताला ने के उस काम के पीछे हिकमत क्या है। लेकिन इस मूवी को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर वो शहद बनाना बंद कर देगी तो फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होते हैं और उन चेन रिएक्शंस की वजह से दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो ये आप जरूर देखिएगा, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। शाबाश, जबरदस्त, ये भी मजेदार था, हमारे टॉपिक के साथ अलाइंड भी था, तो शाबाश। देखें, जिंदा भी हैं आप। जिंदा भी हूँ और मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझे। चलिए वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और अब आपको जरा मुलाकात कराएंगे हम आपकी वकीलों से। एक वकील बन चुकी हैं और एक वकील बनना चाहती हैं। ये हमारा है करियर गाइडेंस सेगमेंट, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आपने करियर जो चूज करना है उस करियर के लिए आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, कैसे कैसे स्टेप्स लेकर आप उस करियर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और क्या आप बाद में इसी करियर को परसू करना भी चाहेंगे या नहीं, ये एक वो टीजर सेगमेंट भी है कि वो तो अचानक आपने उसको टेंशन में डाल दिया बच्चों को के बाद में, अरे भाई पहले बन तो जाए, इतनी जल्दी क्या है उसे टेंशन में डालने की। लेकिन नहीं, मतलब अगर आप एंजॉय करते हैं किसी चीज के बारे में सुनना, बात करना, पैशन आ रहा है, आपको लग रहा है भाई यू वांट टू नो अबाउट इट मोर, इफ यू फील क्यूरियस, तो फिर आप उसकी तरफ जाने के लिए किसी हद तक तैयार हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर निदा सलाम साहिबा, जो कि बैरिस्टर है, नाम से जाहिर है, वो टाइटल से जाहिर है, तो वकील आप बन गई हैं। जी ठीक है। तो अब आपसे आपकी वकालत पे अब हम ये एग्जाम लेने लगे। ठीक है, ये आपका दूसरा बार है। ओके बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं जी क्या नाम है आपका? उरूज नाम है बिल्कुल आपका। और उरूज हमारे साथ चाहती हैं आप? लॉयर बनना। यहाँ पर क्यों आई है? इनसे मिलने लॉयर पे आई है। ये राइट तो नहीं, हमारी कोई जरूरत है इस प्रोग्राम में? आप दोनों नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगी इनसे।
आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल टॉक टू हर माई सेल्फ, और मैं खुद बात करती हूँ। हाँ ठीक तो है। अब उरूज आपके साथ निदा बैठी हैं और आप दोनों ने एक दूसरे से मकालमा करना है, आपने उनसे पूछना है। निदा का तो इंटरव्यू हम लेते हैं, उरूज का तो इंटरव्यू ले लें। जी उरूज, आप बताएं कौन सी क्लास में आप? 9th। और क्या एज है आपकी? 14। तो आपके जहन में है कि वकील बनना है आपको? जी। क्यों? ऐसी शौक है। शौक है। और ये शौक कब पैदा हुआ आपके अंदर, कब आपको फीलिंग आई कि यू माइट बी अ लॉयर? मैंने एक नॉवल पढ़ा था, उसमें मैंने वो किया था। क्या से किताब ने इंस्पायर किया? वेरी गुड। कौन सा नॉवल था वो? जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते, वो तो उसका अपना उमेरा बाजी का, निम्रा अहमद है वो। निम्रा बाजी का, हाँ हाँ हाँ, वो कज़न ही होगी ना वो तो। हाँ ठीक है, हो जाता है, वो निम्रा बाजी का था। अच्छा, तो वो आपने पढ़ लिया पूरा? नहीं, अभी पढ़ रही हूँ। नॉवल पढ़ती हैं आप इस उम्र में? जी। कौन सी क्लास में? गुड, 9th। आई लाइक इट, वेरी गुड। और उर्दू नॉवेल्स पढ़ती हैं ज़्यादा या इंग्लिश भी? उर्दू। अच्छा भाई जीत गई आप, करोड़ों रुपए के इनाम जीत गई आप, वाकई। क्या बात है। मुझे इस उम्र का कोई बच्चा या बच्ची जो नॉवल पढ़ने वाला हो नहीं मिलते, वाकई नहीं मिलते। ये शौक कैसे हुआ आपको? मेरी बहन थी ना, वो बहुत पढ़ती है। हाँ। तो मुझे उससे वो मुझे स्टोरी सुनाती थी, तो फिर मुझे भी शौक हुआ, मैंने भी पढ़ने शुरू कर और दिया। वो क्या करती हैं? वो यूनिवर्सिटी में अभी वो न्यूट्रिशन बन रही हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बन रही है, लेकिन पढ़ने का शौक है उनको। हाँ जी। बहन अब आपको लॉयर बनना है और लॉयर आपके साथ है। जी शुरू हो जाएंगे। अब आप उनसे इंटरव्यू करें और आप इनसे इंटरव्यू करें। जी निम्रा, आप लॉयर क्यों बनना चाहती हैं? एक मेरा पैशन है, मुझे बनना है बस। क्या करना है लॉयर बन के? लॉयर बन के सोसाइटी को सर्व करना है, वुमेन के लिए कुछ करना है। वुमेन्स के लिए वैसे क्या, ख्वातीन के लिए क्या करना चाहते हो? आपको क्या हदूद दिलाना है वैसे। अच्छा ठीक है, डायरेक्शन ठीक है इनकी। जी जी। अब आप उनसे पूछ लें जो भी आपके माइंड में सवाल है, लॉयर बनने के रास्ते को कैसे अपनाना है, कहाँ तक जाना है, जो भी फेजेस आएंगे। वैसे लॉयर कितने साल में बनते हैं? अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे पास दो तरह का तालीमी निज़ाम है। आपके पास मैट्रिक, FSC और FA है, और उसके बाद आपको लैट लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, और फिर आपको 5 इयर्स का BA LLB ऑनर्स करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है आपको बैचलर की डिग्री मिलती है। आपको लॉ गैट देना पड़ता है, आपको फर्स्ट 6 मंथ्स जो है किसी सीनियर लॉयर के साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद बार काउंसिल जो है आपको इंटरव्यू करके लाइसेंस देती है, 2 साल के लिए आप लोअर कोर्ट्स के लिए काम करते हो, और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है टू वर्क फॉर द हाई कोर्ट। फर्दरमोर अगर हम कितने साल बने स्टडी में टोटल? स्टडी के तो 5 इयर्स हैं आपके। आफ्टर FSC और FA के बाद जी 5 साल लगाए। 5 साल हैं, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में पाकिस्तान का लॉ करना है, अगर आपने इंटरनेशनल लॉ करना है, अगर आपने FA और FSC के बाद आप अगर इंग्लैंड का लॉ करना चाहती हैं, आपको 1 साल का फाउंडेशन करना है, और फिर 3 साल का LLB ऑनर्स है। आपने A लेवल्स और O लेवल्स किया, फिर सिर्फ आपको 3 साल का LLB ऑनर्स करना पड़ेगा। और इंग्लैंड में जो लीगल प्रोफेशन है वो डिवाइडेड है इंटू 2 ब्रांचेस, सोलिसिटर्स एंड बैरिस्टर्स। LLB के बाद आप LPC एंड SEQ एक आया है, आप वो कर सकते हो फॉर 1 ईयर। फिर 2 साल आपको किसी लॉ फर्म के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्ट सोलिसिटर के तौर पे काम करना पड़ता है। अगर आपने बैरिस्टर बनना है, 3 साल का LLB ऑनर्स करना है, और उसके बाद आप BPTC और BTT खो गया मैं तो। बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है वो 1 साल के आप करते हो, फिर पीपलिश लेते हो किसी चेंबर के साथ, सीनियर बैरिस्टर के साथ काम करते हो 1 साल के लिए। यानी कि प्रैक्टिस इन्वॉल्व है मेनली प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, स्टडी है, रीडिंग एंड राइटिंग। और जैसे निम्रा भी आप 9th क्लास में हो, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, गाइड यही करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की अपनी प्रैक्टिस और ये हैबिट्स डेवलप करें। क्योंकि लिखने में कैसी हैं आप? अच्छी, मेरी राइटिंग अच्छी है। राइटिंग नहीं, वो खत्ताती की बात थोड़ी हाँ वो अच्छी है। वो के मतलब ऐसे लिखना या कुछ इस किस्म का, ठीक है जी। अच्छा, वेरी गुड। ऐसे वगैरह थोड़ी कंफ्यूज लग रही है मुझे आप। कंफ्यूज ना हो, इजी हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। हमारी तरफ देखें, वी आर हम यहाँ बैठे। मुझे पता है कैसे पता चला कंफ्यूज। आप ऐसे कर रही हैं, इजी हो जाओ, इजी अपने आप को रिलैक्स और इजी होगी तभी सवाल माइंड में आएंगे जो आपने मुझसे पूछने हैं, सो दैट इस सेशन का फायदा होगा। टेलीविजन पर आने से इंसान की कंफ्यूजन्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट यू हैव टू रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने सामने रखें जज को, हाँ केस आप प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, ये इधर तक पहुंच जाए तो आपकी वैसे ही सारी नर्वसनेस खत्म हो जानी है, ऐसे ही ठीक है। जी जी, लॉ इज ऑल अबाउट, देखिए जी, आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अगर हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, डिटर्मिनेशन है, यू कैन अचीव एवरीथिंग और एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो हर एक चीज़ के लिए लेकिन जैसे मैंने सुना है कि भाई जो लोग बहस बहुत करते हैं उन्हें अक्सर माँ बाप कहते हैं भाई तुम तो लॉयर बन जाओ।
ये क्वालिटी कितनी ज़रूरी है? देखिए क्योंकि देखिए लॉ इज़ ऑल अबाउट, एंड जो प्रैक्टिस है वो आर्ग्यूमेंट ही है। चाहे आप अदालत में जज साहब के साथ बहस करते हैं, एडवोकेसी है, या जिन बच्चों में ये हैबिट है ज़्यादा टॉकटिव हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है। सही है। और ये है कि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल भी रहते हैं। आप बताएं, आपके साथ ये आप बातें ज़्यादा करती हैं या नहीं? करती हैं। हाँ। तो फिर खामोश क्यों बैठी हो भाई, बातें करो। अच्छा ये बताएं निदा, एक और सवाल मेरे जहन में आया कि जब हम लॉ करते हैं, एक तो है जो लॉ हम देख रहे होते हैं अदालत में कि जज से वकील जो है वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है और उनके जवाब दे रहा है। दूसरा उसका साइड है कि जिसमें आपने लिखना है, केस प्रिपेयर करना है, ड्राफ्टिंग है। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है? तो आपके राइटिंग स्किल्स जो हैं, लीगल राइटिंग स्किल्स जो हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप वेरी यंग एज से ही बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने स्कूल की किताबें ही पढ़ते रहें, आप बच्चों को न्यूज़पेपर्स और बुक रीडिंग की तरफ लगाएं, क्योंकि लॉ में आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग ही है। और ये वाइड प्रोफेशन है जिसमें आपको सीखने के पैसे मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास अब कोई क्लाइंट आएगा तो कोई एरिया ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ह्यूमन राइट्स में स्पेशलाइज्ड हूँ, अगर मुझे नहीं आता तो मैं ये नहीं कहूँगी जी आई कांट डू द केस, I will research about it and I will prepare the case. I will definitely go into the court of law to fight for my client. So reading and writing plays an important role. और पता चला आपके सीखने में उसका केस हार गई तो फिर? नहीं, ऐसे नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली ये जो है इस प्रोफेशन में आप सीख के आगे आते हैं। और इस तरह है क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, जो दो पार्टीज, हाँ एक सवाल मैं पूछ लूँ फिर आप सोचें और प्रिपेयर करें। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक पार्टी ए पार्टी बी, और आपस में बड़ी एनिमोसिटी है, राइवलरी है, जाहिर है वो तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं जब अदालत में होते हैं। क्लाइंट्स की बात करें, बिल्कुल। लेकिन जो वकील हैं दोनों पार्टीज की, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीगल काउंसिल्स हैं, वो जब केस जाहिर है उनमें से एक ही जीतेगा और दूसरा पार्टी हारेगी, तो वो आपस में किस तरह से मेंटेन करते हैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप, कॉलीग्स वाला, और एक एक्सेप्टेबिलिटी का जो लेवल है उनमें नजर आता है, हाथ मिलाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। दूसरी पार्टी तो एक दूसरे को नोचने की तरफ है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है, एंड यू हैव टू मेंटेन एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन। देखिए आप अदालत के अंदर जो है यू हैव टू थिंक अबाउट योर क्लाइंट, ठीक है, बट जब आप अदालत के बाहर हैं, आप सेम प्रोफेशन से हैं और आपको टॉलरेंस एंड पेशेंस एक दूसरे के साथ रखना होता है और आपको मिलना पड़ता है काफ़ी सोशल गैदरिंग्स में। तो अदालत के बाहर तो आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट सिर्फ ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ होता है इन फ्रंट ऑफ द जज, एंड उसमें तो ऑब्वियसली एक पार्टी ही जीतती है। सो दैट्स इट। सही, ठीक है। उरूज जी, उरूज जैसे हम लॉ के तो होते हैं, अगर हमें पता होता है हमारे पास क्लाइंट आया है वो गलत है तो फिर? वेरी गुड क्वेश्चन ये। ओके, यहाँ पे देखिए आपके यही मैंने कहा डिग्निटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल है और वो कहता है जी मैंने जुर्म नहीं किया, लेकिन इन रियलिटी आपको कुछ ना कुछ उसकी बातों से आप ऑब्जर्व कर लेते हो, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, झूठ है, तो ये बात है कि आपने रादर स्टेप बैक होना है उस केस से, या आपने उसको डिफेंड करना है। तो ये हर लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आगे चलना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि इंटेग्रिटी हमेशा मेंटेन रखें, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी, क्योंकि इन तीन चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें जिंदगी में, आप किसी भी प्रोफेशन में। सही है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये तो सबसे अहम तो आप क्वेश्चन पूछा पाकिस्तान में पढ़ना चाहती हैं या पाकिस्तान में? पाकिस्तान से पढ़ना चाहती हैं। आप पाकिस्तान में रह के आप इंटरनेशनल लॉ भी कर सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीकन हाउस हो गया, बाकी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। आप इंग्लैंड का ब्रिटिश लॉ 3 इयर्स में भी कर सकती हैं करना चाहें तो। उसका फ़ायदा क्या होगा? मतलब अगर मैं बाहर का लॉ पढ़ लूँगा और मैं यहाँ पर हूँ तो फिर वो यूटिलाइजेशन कैसे होगी? देखिए जैसे मैंने खुद बाहर से मैंने पढ़ा हुआ है, सारी मेरी एजुकेशन बाहर की है, और पाकिस्तान आप आते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग तो आपकी फील्ड में है। सो आप एक्सपोजर, बाहर की अगर आपने डिग्री ली है तो यहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा जी एक्सेप्टेबल है। HSC उसको टोटली एक्सेप्ट करता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर टोटली फोल डाउन करता है। और दूसरी बात ये कि आप एक्सपीरियंस, एक्सपोजर बहुत हो जाता है। ऑब्वियसली आप एक एडवांस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, एक एडवांस स्टडीज़ करके आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जैसे मैंने खुद इंग्लैंड से पढ़ा है तो वहाँ का लीगल सिस्टम बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे आके मुझे सीखना इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, एक्सपोजर वो पहले से था। सो जो मेन चीज़ आप सीखते हो, आप वो कानून सीखते हो कि हर जुरिस्डिक्शन के बारे में, या हर मुल्क का कानून डिफरेंट है, वो तो आप सीखते हो हर जहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आखिरी एक सवाल पूछ लो, पैसे कितने कमाता है लॉयर एक महीने में? पूछो सवाल पूछो। ये तो मैं नहीं कुछ बता सकती, एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम लॉयर टू लॉयर, तो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। बहुत अच्छे, क्या लाखों करोड़ों?
जी हो सकता है, हो सकता है नहीं, सच बोलेंगे कि जैसे आप आप बच्चों के सामने ऐसी साहब की बातें बात कर रहे करें हैं। तो डेफिनेटली करोड़ों में, बाबर हैं मान साहब की बात करें तो डेफिनेटली, तो जी बड़े बड़े लॉयर, उन्होंने मेहनत की, मेहनत किया, वर्क हार्ड किया, तो उन्होंने एक लेगेसी भी सोसाइटी में छोड़ी है फॉर द यंग पीपल कि आप उनको फॉलो करें। सही है, ठीक है। और क्विकली इनका इंटरेस्ट हमें नजर आया ह्यूमन राइट्स की तरफ, कि खवातीन को हुकूक दिलाने। इसके अलावा कौन से एरियाज है जिनके बारे में आप इनको एडवाइस करेंगी कि इस एज में, एट ए यंग एज, उनको भी ग्रास्प करें, और हो सकता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा हमने नाम सुनना तब शुरू किया जब आसमा जहांगीर साहिबा ने अपनी कैंपेन्स चलाई खवातीन के हवाले से। उसके बाद फिर जाहिर है हमारे ज्यादातर लॉयर्स ह्यूमन राइट्स की तरफ चले गए, लेकिन और भी बहुत सारे एरियाज, डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मास्टर्स कर सकते हैं आप। ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम बहुत इनटू प्रैक्टिस है नाउडेज। जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस के मास्टर्स के लिए जाते हैं डिफरेंट ममालिक में पढ़ने के लिए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। टैक्स लॉ स्पेशली जो ज़्यादा फीमेल हैं वो इन हाउस प्रैक्टिस प्रेफर करती हैं पूरे साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि हम सब का जो यहाँ पे अदालतों का निज़ाम एक ही तरह का है। सो वो इन हाउस प्रैक्टिस में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकती हैं। अगर आपने किसी बाहर के मुल्क में जैसे इंग्लैंड में जाना है तो वो फिर स्काई इज द लिमिट। जबरदस्त, थैंक यू बैरिस्टर निदा, थैंक यू निमरा, आप दोनों ने हमें भी मालूमात दी। उरूज, आपने भी हमें जो है मालूमात दी। नामों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं आज। वो नहीं, वो निमरा का तो वो है कॉलम, वो नॉवल जो ये पढ़ रही थी निमरा हो गई है अब आप मेरे लिए। ठीक है जी, वेरी गुड, जबरदस्त। आप लोग लॉयर बने और खिदमत करें मुल्क की। ठीक है, वेरी गुड। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं हम कि ज़िंदगी में करना क्या है, कौन सी फिल्में देखनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा करियर चूज़ करना है, और इन तमाम कामों के लिए ज़रूरत होती है जहन की। जहनी आजमाइश में हम क्या कर रहे हैं शिफा? जहनी आजमाइश में हमारे साथ दो बच्चियां मौजूद हैं। निमरा उरूज को तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, वो वकील बनना चाहती हैं और अपने करियर पाथ के हवाले से उनके जहन में जो भी सवाल थे वो बैरिस्टर निदा से पूछ रही थी। अब उनको ज्वाइन किया है शामिया यासीन ने, ये भी स्टूडेंट हैं, पढ़ती हैं। शामिया, क्या उम्र है आपकी? वेलकम टू द शो शामिया। थोड़ा एनर्जी और आपको भी वेलकम। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने आपको कुछ दिखाएंगे फोटोज, और वो फोटोज आपने गेस करनी है कि किस बंदे की, औरत या आदमी, शख्स, किस शख्स की फोटोज है, कौन। सही। वैसे जनरली आपका किस फील्ड में और किस डोमेन में इंटरेस्ट है? अच्छा, डॉक्टर। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा लगे कि भाई ये मेहनती डॉक्टर है जो कि अपने किसी भी पेशेंट को हिला सकता है। हिला नहीं, उनका इलाज करेंगी। वही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और आप बताएं कि आपके बुक्स के अलावा कौन से इंटरेस्ट है लाइफ में? मुझे नेचर डिस्कवर करने का बहुत शौक है, चीज़ें। हाँ शामिया, तो बताओ कि आपको पेंटिंग का शौक है, लेकिन पेंटिंग करती क्यों नहीं आप? स्कूल होता है, टाइम इतना नहीं होता। स्कूल के बाद ट्यूशन होता है, ट्यूशन के बाद रात हो जाती है, सोने का टाइम हो सुबह जाता है। दोपहर में स्कूल से वापस आई और फिर दोपहर से लेकर रात तक आप पढ़ती रहती हैं? नहीं, फोन भी यूज करते हैं। फोन भी यूज करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th में। तो बस ये बड़ा क्रूशियल ईयर है आपकी लाइफ का। अब तो डिसाइसिव मोमेंट ये कहा जाएगा हर एक की तरफ से कि बस तुम मैट्रिक कर लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में आराम है। वो आराम कभी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ये 2 साल हैं, ये सुनने में आता है, ये 2 साल। उसके बाद फिर एफएससी में आप दोबारा यही बातें सुनेंगे कि ये 2 साल ही हैं जिंदगी में। आपको कहते हैं लोग? हाँ। कौन कहता है आपको? मेरी मम्मा बोलती है ना कि 2 साल है। फिर मेरा भाई है ना, वो 11th में है, वो भी बहुत पढ़ता है, तो मुझे खुद ही पता है कि नहीं होता। यूनिवर्सिटी में भी इंसान वो नहीं होता। मेरी बहन जाती है, वो सुबह जाती है और रात के टाइम आती है, तो यूनिवर्सिटी में भी सुकून नहीं होता। आपको क्या लगता है कि सुकून होगा या नहीं होगा? नहीं, शुरू से सुना ही इस तरह कि सारे बोलते यही है कि 10th कर लो सुकून है, उसके बाद बोलते हैं 2nd ईयर कर लो सुकून है, लेकिन वो सुकून कभी मिला नहीं। लेकिन वो सुकून आपको जब मिलता है, एक जो मैं आपको बता रहा हूँ अहम बात, वो सुकून आपको उस वक्त मिलता है जब आप वो काम करना शुरू करते हैं जिसका आपके जो दिल से आवाज़ आती है ना, जिसका आपको पैशन होता है। जब आप वो काम करना शुरू करते हैं तो फिर आपको सुकून मिलता है, फिर आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं उस काम को करने के, आपको काम भी लग रहा होता है, इज्जत भी मिल रही होती है, मज़ा भी आ रहा होता है। वो सुकून जो है उसकी तरफ आप लोगों ने जाना है। अब हम जाते हैं तस्वीरों की तरफ। हट जाओ बच्चों, सामने से वो स्क्रीन के आगे तस्वीर दिखानी है हमने। ठीक है, आपको इधर तस्वीर नज़र आएगी। ठीक है, इस तस्वीर इस स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर दो, जरा हमारी तरफ घुमा दो ताकि बच्चों को नजर आए। ठीक है, प्रिपरेशन भी तो करनी होती है। चले जी, अब हम तस्वीरें दिखाएंगे और आपने पूछना है कि कौन शख्सियत है ये। ओके, रेडी? 1 2
3 दिखाओ। दिखाएं जी। फोटो नंबर 1 ये कौन है जी? मरियम मुख्तार। मरियम मुख्तार, वेरी गुड वेरी गुड भाई। तेज हाँ इसमें। ठीक है, इसमें जो पहले जवाब देगा उसका पॉइंट काउंट हो जाएगा भाई। बिल्कुल, तो निम्रा ने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अगली दिखाएं। नेक्स्ट मीरा। मीरे। रीमा। उनका इंटरेस्ट जो है वो फिल्मों की तरफ ज्यादा है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो लेकिन गुड, 1-1 हो गया है। 1-1 हो गया। नेक्स्ट तस्वीर। हाँ। मेजर अजीज भट्टी। नहीं, अजीज भट्टी नहीं है। अजीज भट्टी नहीं है। सरवर शहीद। सरवर शहीद भी नहीं है। राजा। राजा भी नहीं। निशाने हैदर इनको मिला है। पायलट राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास शहीद, बिल्कुल। क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? नहीं ठीक है, जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। वैसे इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी-कभी। चलो ये सारे सेम है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं। हाथ अलग, हाथ अलग। हाथ एक यूं करके ना ये इशू हो जाती है, ये नहीं करना है। चलो अगली तस्वीर दिखाएं। इनका जिक्र हमने अभी आज ही किया प्रोग्राम में वैसे। बिल्कुल। इस बच्चे ने अपने स्कूल को दहशतगर्दों से बचाया था। एतजाज मिन्हास। एतजाज हसन। हाँ, हसन बिल्कुल। एतजाज मिन्हास राशिद मिन्हास कर दिया। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। तुम भाई क्यों ढीली हो गई है? तेज तेज, क्विक क्विक। तेज। मैं कल भी कहा था पकड़ लो, मुंह पकड़ लो उसका, उसको बोलने ना दो, बोलो खुद जवाब दो। अच्छा अगली तस्वीर दिखाएं जी, अगली दिखाएं। आतिफ असलम। देखो वो रीमा, आतिफ असलम। सही जा रही हो भाई, तुम सही जा रही हो डॉक्टर, वेरी गुड। तुम म्यूजिक से इलाज करोगे मुझे लग रहा है लोगों का। चलो गुड, 2 पॉइंट्स तो हो गए। हाँ, 3-2। चलो नेक्स्ट। वसीम अकरम। वसीम अकरम। वाह भाई, क्या हो गया निम्रा? हाँ निम्रा, क्या हो गया? क्या हुआ, तुम क्यों गायब हो गई? वसीम अकरम हाथ स्पोर्ट्स का शौक है वैसे, स्पोर्ट्स वगैरह? नहीं इतना नहीं है। इतना नहीं। आपको? PSL वगैरह अगर देखूं तो। अच्छा PSL ठीक है। वसीम अकरम तो फिर ठीक है, जबरदस्त। नेक्स्ट दिखाएं। हाँ बताओ। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था इनका। उन्होंने लिया था। किसने लिया? इन दोनों में से किसी ने लिया था? सरवर शहीद। शामिया आगे निकल गई हैं, 0.4 और निम्रा के 3। निम्रा क्या कर रही हो? पिकअप। चलो नेक्स्ट। जहांगीर खान। जहांगीर खान। कौन थे जहांगीर खान? कौन है? स्क्वैश प्लेयर थे। स्क्वैश प्लेयर थे, दुनिया के सबसे जबरदस्त स्पोर्ट्स पाकिस्तान थे। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से ताल्लुक था। 555 मैचेस अनबीटन, द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन एनी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट लाइए। ये सर नहीं, राजा अजीज। हाँ, राजा अजीज भट्टी। राजा अजीज अहमद या भट्टी? मेजर राजा अजीज भट्टी। मेजर तो उनका वो डेजिग्नेशन था, लेकिन राजा अजीज भट्टी बिल्कुल सही है। कितने हो गए? हमारे हो गए जी 5 और शामिया के हो गए 4। चलो लास्ट पिक्चर दिखा रहे हैं। अब या तो मुकाबला बराबर हो जाएगा या आप डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है चलो दिखाओ। सारी आज फौजियों की तस्वीरें दिखा रहे हो भाई। तो मेजर तुफैल मोहम्मद। कौन? तुफैल मोहम्मद। मेजर तुफैल भाई। आर्मी में जाना है? हाँ आर्मी नहीं, इस तरह आर्मी में नहीं जाना। आर्मी, मेरे घर में आर्मी तो बहुत जिक्र होता है, तो इसलिए मुझे पता है। सही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो अच्छी बात है कि वो शहीद हैं कि जिन्होंने मुल्क के लिए शहादत का रुतबा पाया और निशान हैदर से नवाजा गया, तो इनका जिक्र होना चाहिए। तो ये हमारी आखिरी तस्वीर थी 6-4। तो निम्रा जो है वो शर्माते शर्माते हाथ पकड़ते पकड़ते जीत गई है राउंड जी। तो और शामिया जो है उन्होंने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो निम्रा है वो आगे निकल गई। लेकिन सानों की शक्ल इतनी सिमिलर है, वो शक्ल तकरीबन सिमिलर। फोटोज भी इसके साथ थी वैसे। फोटोज ये टीम वो जो वो थी ना एनिमेशन, तो वो फोटोज मिलती जुलती थी। लेकिन एनीवे बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाए, आपको वकील बनाए और कामयाब करे जिंदगी में। थैंक यू जी। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बच्चों के साथ मजीद बातें करेंगे एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। शिफा बताइए। मैं आपको बताती हूँ वेलकम बैक था। वेलकम बैक जी। शिफा बताइए। मैं आपको बताती हूँ, अब हमारे प्रोग्राम का समर कैंप का अगला सेगमेंट जो है वो शुरू होता है, और हमारे साथ अब बॉयज़ ने ज्वाइन किया। हमें बॉयज़ टीम, इससे पहले गर्ल्स टीम थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला। अब बॉयज़ टीम में हमारे साथ मुआज़ तालिब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुआज़। और ताहा तैयब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब। मुआज़ आप कौन सी क्लास में? मैं 10th में। आप 10th में। और आप? P9।
Pre-9 मतलब 8वीं। जी देखो ये दरम्यान हमने ये भी नई एक- चीज सीखी है हमने। हाँ, ये हमें अभी पता चला वैसे Learning कि मिली है। 8th क्लास अब स्किप हो गई है, स्कूलों में 8th क्लास नहीं है। 8 इज नाउ Pre-9, ठीक है। हाँ, समर कैंप की वजह से सीखे। देखिए हम भी सीख रहे हैं आपके हाँ। साथ। तो आपके क्या इंटरेस्ट है? मेरे ज़्यादातर इंटरेस्ट एनिमेशन में और स्टोरी राइटिंग में। स्टोरीज लिखते हो? हाँ जी, मैं बस ये लैपटॉप में जैसा वर्ड के अंदर मैंने लिखी हुई है कुछ। अच्छा। हाँ जी। उर्दू अंग्रेजी? इंग्लिश में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी अब एक लिख रहा हूँ इन पेज के अंदर। तो उसके लिए पढ़ते कितना हो स्टोरीज? पढ़ता मैं बहुत ज़्यादा हूँ। जिस तरह ये कहते हैं उर्दू की भी नॉवेल्स मैंने पढ़े हुए। कौन से? जिसने जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते तो अभी वो बच्ची तुम दोनों ने ये क्या एक ही नॉवल खरीद के पढ़ ली? मुसहफ भी पढ़ा हुआ है। मुसहफ भी पढ़ा, अच्छा। और क्या कहते हैं पीरे कामिल। पीरे कामिल भाई, क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई? स्टूडेंट्स भाई काम कर रहे हैं। किससे लेके पढ़ रहे हो ये क्या कहते हैं मेरी सिस्टर को भी शौक है नॉवेल्स पढ़ने का। मुझे लड़की के भाई तो नहीं हो जो भी आई थी? नहीं। अच्छा, ये बड़ी सिस्टर है जो है ये नॉवल पढ़ रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा। लेकिन ये राइट ट्रैक बिल्कुल अच्छा पढ़ना और चाहिए। आपको ताहा क्या पसंद है? मैं एडिटिंग वीडियोस। वीडियो एडिटिंग? जी भाई एक काम करो, हमें अपनी टीम के लिए वीडियो एडिटर भी चाहिए, वो भी मिल गया। हमें अपनी टीम के लिए स्टोरी राइटर चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, वो भी मिल गया। नौकरी करनी है अभी से? स्कूल कब जाओगे? नहीं जाना है स्कूल। हाँ जी। अच्छा, तो वीडियो एडिटिंग कैसे, किस चीज़ के लिए करते हो? मैं जिस तरह अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कर लेता हूँ, या फिर अक्सर दोस्त कहते हैं कि इसको एडिट करके दे दो। तो कुछ पैसे वैसे लेते हो? नहीं। अरे तो ये क्या बात वो भाई मुफ्त में नहीं करूँगा। हाँ अच्छा, लेकिन वीडियोस पे क्या बनाते हो? जो भी वो वीडियो दे देते हैं, जिस तरह ये भी मुझे कोई वीडियो देंगे, अपनी कोई मूवी छोटी सी बना के देंगे, उसको एडिटिंग वगैरह कर दूंगा। तो आप और इफेक्ट्स वगैरह नहीं, अपनी नहीं बनाते? ये एडिटर है ना ये भाई, पता है ठीक है। अच्छा, कौन से सॉफ्टवेयर पर? मैं InShot पे और इस तरह के सॉफ्टवेयर InShot पे, अच्छा जो ऐप्स और प्रेजेंटेशंस भी बनाता हूँ। प्रेजेंटेशंस भी बनाते जी। कामयाब हो गए तुम दोनों? जबरदस्त, इंशाल्लाह। पसंद आया मुझे, लड़कों ने भी काम किया। अच्छा, जनरल नॉलेज से कितना आप लोगों का राब्ता है? बस एवरेज है। एवरेज है मेरा भी एवरेज। दो एवरेज खिलाड़ी खेलेंगे इस वक्त, अब देखते हैं जीतता कौन है। ठीक है, चलो चलो भाई जी, जनरल हम आपको नॉलेज दिखाएंगे सवाल और जिसने पहले जवाब दिया उसका जवाब का पॉइंट काउंट हो जाएगा। सही, ठीक है, चलो ओके, रेडी करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सहरा का जानवर सहरा का जहाज किस जानवर को कहते हैं? ऊंट। ऊंट। फौरन जवाब देना है भाई, क्विक। ठीक है, वेट नहीं करना है। इस सेगमेंट में सुस्ती का मार्जिन नहीं है। जी बताओ, अगला सवाल। सबसे छोटा बर्र आज़म कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया? जी ऑस्ट्रेलिया। वाकई? हाँ जी। कंफर्म है? यस। हाँ मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सवाल का जवाब किसने दिया था? पहले किसने दिया था? दोनों को दे दो। ऐसे थोड़ी आप दरमियान में उनको मेरा ख्याल है उन्होंने दिया था, ताहा ने है मेरा ख्याल है। बताओ भाई टीम वालों, भाई तुम लोग भी देखो, जागो। ताहा ने दिया था। 1-1 हो गया। ठीक है, ताहा ने दिया था, बिल्कुल 1-1 हो गया। चलो जी रेडी, अगला सवाल। 1 2 3 गो। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर? पैसिफिक ओशन। बताओ, यही है या नहीं है? यही होगा। यही होगा क्या मतलब? कैसे होगा? हाँ जी। टीम हमारी क्या जवाब लिखा हुआ है बताया हुआ है? बताओ। शाबाश, गुड जॉब, पॉइंट दे दिया जाए इनको। मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मुझे भी नहीं आ रही। सही बता रहा हूँ। मुझे लगा वैसे कम्युनिकेट किया। प्रोड्यूसर साहब अगले सवाल पे जाएं। क्या कर रहे हो? अगले सवाल पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 3 2 1 गो। अगला सवाल। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, वेरी गुड। क्या कर रहे हो? 3 पॉइंट हो गए इसके। ताहा कम ऑन। ठीक है जी, अगला सवाल। पाकिस्तान ने एक रोजा क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? 1992। कितने हो गए? 4 पॉइंट्स 1 पॉइंट। शाबाश पिकअप। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। कोई हिंट्स चाहिए, कोई मेहनत, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई टिप्स कुछ चाहिए? नहीं? मुकाबला बराबर कर लोगे? जी। शाबाश। ओके रेडी, अगला सवाल। आइए, निज़ाम शमसी के सैयारों में सबसे छोटा सैयारा कौन सा है? नेपच्यून। चलो भाई, ताहा ने जवाब दिया है। ताहा। अच्छा, पहले कौन सा था? प्लूटो। पहले प्लूटो था। अब वो ड्वार्फ प्लैनेट्स में आ गया, वो प्लैनेट की लिस्ट से ही निकल गया। हमने 9 याद किए थे नाम। याद किए थे, बिल्कुल। अब 8 हो गए। अब 8 हो गए। गुड, तो ये प्लूटो भी इसका ही हो गया। मैं कुछ करता हूँ। नहीं, वो प्लूटो किसने कहा था? प्लूटो कहा था, लेकिन हमारी गेम में जवाब वो था ना।
वो सवाल था जो अच्छा नहीं, वो तो नेपच्यून वाला था। नेपच्यून वाला किसने जवाब दिया था? उन्होंने। उसने, बस ठीक है, चलो हाँ, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल। गुड। चलो अगला सवाल। कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस हुक्म की बात की ताकीद? ताकीद? नमाज। नमाज। किसने बात की है? उसने, कहा ने ना, कहा ने सबसे पहले। ऊंचा बोलो, ऊंचा, हमें आवाज नहीं आ रही। और नमाज। हाँ, ऐसे नहीं नमाज। इतनी देर में मैं देखती हूँ दोनों के चेहरे खामोश हो जाते हैं, ये तो फिर इनमें थोड़ी हरकत नजर आती है। लेकिन जब तक 3-4 सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे हो भाई, तो बराबर हो सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने क्या जवाब दिया था? हजरत यूनुस। हजरत यूनुस को नहीं कहा जाता, हजरत मूसा। बिल्कुल। 5-3। चलो अगला सवाल। अभी भी हो सकता है। वो सवाल देखो उधर, उधर लिखा हुआ है 114। 114 तेज आगे निकल रहा है। नहीं, ये मैंने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, मैं उनको बता रही थी उधर देखना है सवाल के लिए, वो हमें देख रहे थे, तो इसलिए अच्छा। ये सवाल हम माइनस कर देते हैं। चलो माइनस कर दो। मैंने उनको वो दरअसल डिस्ट्रैक्ट हो गए थे वो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर। भाई क्या कर रहे हो ताहा, क्या कर रहे हो? शाबाश, इजी। मैं कुछ करता हूँ जी। अगला सवाल। बाल ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं या नाखून? बाल। वाकई? बाल। अच्छा वाकई? सोचो, साइंटिफिकली बाल ही ज्यादा जल्दी। बाल ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, ताहा सही जा रहे हो। गुड। कितने स्कोर हो गया? 4-6। 2 पॉइंट्स पकड़ लो, बस पकड़ लो जी। डाइस पर कितने नुक्ते होते हैं? 21 होते हैं। पता नहीं, मैंने तो ये भी गिना ही नहीं था। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। हाँ, 21 सही। ये जब हम लूडो खेल रहे होते हैं हम, तब ऐसा के सवाल आते हैं दिमाग में। अच्छा देखो ना, 1 2 और 3 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 6 हो गए 21। हिसाब हो गया। चलो भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिखाएं। 1 लाख में कितने सिफर होते हैं? 5। चलो अगला सवाल लाओ अगला सवाल। हवाई जहाज किसने इजाद किया था? नहीं पता। नहीं पता। ये वो वाली सीट है जिसको धांधली कर करके भी 2 ब्रदर्स। राइट राइट आंसर इज द राइट ब्रदर्स। हाँ, लेकिन ये है कि ये पॉइंट किसी का नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि उनको आता नहीं था। ये बेचारा तो ये तो इसने जवाब तो सही दिया ना इन्होंने, तो पॉइंट तो इनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा चलो सही है, ओके। कुछ करो मेरे दोस्त। चलो भाई अगला सवाल दिखाएं। कुरान करीम में कितने सिपारे हैं? 30। शाबाश, स्लो हो थोड़े से। 30 थोड़े से स्लो, लेकिन जरा पेस पकड़ो, पेस। तुमने क्यों नहीं दिया जवाब? पता नहीं, आता नहीं था। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना आता हो। ये तो आना चाहिए। ये तो आता है भाई, ये तो तुमने उसकी हेल्प की है। चलो अगला दिखाएं। चलो अगला सवाल। उस नबी का नाम बताएं जिसे मछली ने निकल लिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों नहीं जवाब दे रहे तुम भाई? क्यों जवाब नहीं दिया तुमने? बताओ क्यों नहीं दिया? कौन है जो तुम्हें जवाब देने से रोक रहा है? क्या ऐसी चीज है? कोई टेंशन है? नहीं। कोई तंग नहीं कर रहा तुम्हें पीछे? नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें नजर ना आ रहा हो, तुम्हें नजर आ रहा हो? नहीं। कितने हो गए नंबर्स बताओ। अब इसकी भी ड्यूटी लग गई है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 हो गए हैं। हाँ सही। और 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 हो गए भाई। कितने सवाल रह गए हमारे पास? 2 सवाल रह गए भाई। तो वो मुकाबला जो है वो किसी भी सूरत आप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ, अगला सवाल। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम की क्या जिम्मेदारी है? क़यामत के दिन सूर फूंकना। वेरी गुड। इसका तो जैसे मुंह खोलो जवाब आ जाता है। इससे तो बेहतर है मुंह पकड़ के रखा जाए। ओके। अच्छा अगला और आखिरी। हिजरत के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली थी? गारे सौर कर रहे हो मेरे दोस्त। अगली दफा सही प्रिपेयर करके आना। गारे सौर में पनाह ली थी। वेरी गुड, जबरदस्त। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ और हमारा ये घोड़ा जीता है। बिल्कुल।
सही है। ठीक है जी नाज़रीन, ये था हमारा जनरल नॉलेज राउंड। और आप भी अगर चाहते हैं कि बच्चे आपके शिरकत करें हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप शिरकत कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम को ईमेल कर दीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे बच्चे। ठीक है जी, तो नाज़रीन शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने बच्चों का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको कुछ बात करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि मेरी पानी की बोतल ख़त्म हो गई, इस कदर गर्मी है, पानी की बोतल इस कदर शदीद गर्मी है कि ये पूरा प्रोग्राम में मैं ये बोतल खाली कर गया। लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में कि जो सख्त तरीन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, और ठीक है वो उससे अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग तंदूर पर बैठते हैं और जो रोटियां लगा रहे होते हैं सख्त गर्मी में 30-30, 40-40, 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड में, ताकि आवाम उनसे रोटियां जाके खरीदे। और हम तो बड़े आराम से जाके खरीदते हैं ना, 15 मिनट एसी की गाड़ी में बैठ के हाथ शीशे से बाहर निकाला, भाई 2 रोटियां लगा देना या 10 रोटियां लगा दो और ये पैसे ले लो। हाँ। जो बैठा हुआ है उस गर्म और दोपहर की धूप में 2 से लेकर 4-5 बजे तक, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहाँ किस आलम में वो काम कर रहे हैं। और अब तंदूर की चूंकि बात हो रही है, रोगनी, नान, ये सारी रोटियां हम बड़े शौक से खाते हैं, और हमेशा एक कुलचे और एक रोटी हमेशा तंदूर की घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। वो तो है, ऐसा ही वो है तो कि एक आप रोटी बस लेके जा रहे होते हैं रोटी और वो तोड़ और अम्मियों का बड़ा पक्का हिसाब होता है, 1, 2, ये 3 खाएगा, ये 1.5 है, ये 1 वाला है। तो वो जब एक रोटी आप खा के जाते हैं ना घर, तो वो कहती है 7 मंगाई थी, फिर 6 लाए हो, फिर खा गए हो। तो वो जो एक आंख का मुकाबला बड़ी अच्छी होती है भाई, बिल्कुल, लेकिन वो गरम गरम रोटियां बनती किस तंदूर पर है, कैसे बनता है, बिल्कुल इसके हवाले से हम आपको जरा आज आगाह करेंगे, बताते हैं। हमारे हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बताइए भाई ये तंदूर किस तरह बनते हैं, क्या इनका मामला है, हमें ज़रा सिखाइए। जी सुबह बखैर। इस वक्त हम पेशावर के एक नवाही इलाके सुडज़ई बाला में मौजूद है और ये इलाका गरीबाबाद कहलाया जाता है। यहाँ के न सिर्फ एक घर बल्कि दर्जनों घर ऐसे हैं जहाँ पर तंदूर बनाने का काम किया जाता है। यकीनन तंदूर बनाना तो हमें तैयार जो तंदूर है वो लगता है कि इंतहाई आसान है, लेकिन हमने यहाँ विज़िट किया, देखा तो इंतहाई एक मुश्किल काम है। दूर दराज से ख़ास किस्म की मिट्टी लाई जाती है, उसको साफ़ किया जाता है, फिर इसको पानी में जो है उसको मिक्स करके उससे जो है वो पेस्ट सा बनाया जाता है, और इसके बाद फिर इसको कई दिन रख कर तैयार करने के लिए रखा जाता है प्लास्टिक में डाल कर, और इसके बाद वगैरह तौर पर तंदूर बनाने का काम शुरू हो जाता है। एक तंदूर बनाने में 5 से लेकर 15 दिन तक लगते हैं, और ये जो तंदूर है 5 से लेकर 6-7 लोग इसमें बैक वक्त काम करते हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो एक तंदूर मुख्तलिफ साइज़ के तंदूर की मुख्तलिफ कीमत मुकर्रर की गई है। जो छोटा साइज़ का तंदूर है 2 फुट का, वो आपको मिल जाता है 2000 से 3000 रुपये का, जबकि 5 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट तक आपको तंदूर मिल जाता है, जिसकी कीमत भी उसी हिसाब के साथ बढ़ता रहता है। एक किस्म इसमें है अफ़गानी, जबकि दूसरा किस्म जो है पाकिस्तानी तंदूर है। यानी एक तंदूर को आप ज़ेर ज़मीन रख कर आप रोटियाँ बनाएंगे, खुसूसी तौर पर जो तंदूर होते हैं वहाँ पर बनाई जाती है, और दूसरा तंदूर ऐसा होता है कि जिसको अफ़गानी कहते हैं, वो ऊपर आप रख कर उसमें जो है रोटियाँ बनाएंगे। इस वक्त जो इलाका है सुडज़ई बाला, यहाँ का पूरे इलाके के जो लोग हैं वो इसी कारोबार से वाबस्ता है, और इनका यही कहना है कि मौजूदा जो महंगाई है इनका कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। ये न सिर्फ ऑर्डर पर बनाते हैं, बल्कि आपको जो डिज़ाइन और आपको जो साइज़ का रिक्वायर्ड हो या ज़रूरत हो वो भी ये लोग तैयार करते हैं। और इनके मुताबिक ये लोग जो है ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको ये पेशा विरासत में मिला है, मतलब इनके दादा परदादा इसी कारोबार से वाबस्ता थे और इन्होंने इस काम को जारी रखा हुआ है। न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके साथ ख़वातीन भी इसी काम से वाबस्ता है। जी बहुत शुक्रिया अदनान काका खेल, बड़ा ज़बरदस्त ये देखें काम है, किस कदर खूबसूरत मेहनत वाला काम है। ज़ीशान काका खेल हमें बता रहे थे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक तो इसकी जो टाइप्स हैं 2, अफ़गानी तंदूर जो कि ऊपर होता है ज़मीन के, और दूसरा तंदूर जो पाकिस्तानी हमारा स्टाइल बिल्कुल हमारा वो ज़मीन के अंदर होता है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर नक्शो निगारी बनी हुई थी वो किस कदर खूबसूरत उन्होंने जो है वो कलर्स वगैरह करके उसको खूबसूरत बना दिया। लेकिन उसकी नजर आने का मामला तब होगा जब वो जमीन से ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर अंदर लगा हुआ है तो फिर तो वो उस तरह से नजर नहीं आएगा।
लेकिन ये है कि बिजनेस शुरू किया जा सकता है कोई तंदूर का स्पेशल मिट्टी कहीं से आती है, कहीं से मंगानी होती है, और वो ये बता रहे थे। इंटरेस्टिंग। वैसे रोटियों की डिमांड है तो एक बिजनेस शुरू कर लिया जाए, रोजाना की रोटी का खर्चा तो निकल ही आएगा। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, क्या करें। अच्छा, एक तो ये हो गया जो हमने आपको दिखाना था। अच्छा, दूसरी चीज़, सिंध में हमने कुछ दिन पहले बात की थी, डॉक्टर साद नियाज साहब बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और उनकी सरबराही में बनाया है जी एक ट्रीटमेंट सेंटर जो कि लिवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। हाँ, ये बना था। अब ये क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो इस हवाले से भी आपको बताते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में सिविल हॉस्पिटल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जदीद सहूलियात से आरास्ता वार्ड बनाया गया है, जिसका नाम सिंध एडवांस इंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोलॉजी है। इस वार्ड के अंदर तमाम शहरियों को इंतहाई जदीद तरीके से जो पेट के अमराज में मुब्तला शहरी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। आइए चल के देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या इंतजाम हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, सहूलियात किस तरह दी जा रही हैं। कैसा इलाज हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जी, कितने पैसे खर्च हुए आपको? कोई पैसा नहीं खर्च होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ चुकी हैं। The staff is also good. This is a state-of-the-art institute. It is not just groundbreaking for Pakistan, but everywhere else in the world. यहाँ का काम recognize eventually होगा। ये स्टाफ बहुत ही अच्छा स्टाफ, डॉक्टर साहब हैं, यहाँ उनका जो भी स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, लोगों के साथ बहुत अच्छा बात करते हैं। थोड़ी सी भले 10 मरतबा उनको अगर आप कॉल करेंगे ना तो बेचारे दौड़ के आते हैं कि भाई क्या तकलीफ है, क्या मसला है। ये लेबॉर्ट्री रूम है, यहाँ पर पेडियाट्रिक स्टून क्रैश करने की ये मशीनें, बहुत जदीद मशीनें इंपोर्ट की गई है। इसके ज़रिए जो है पेट में या आपके लीवर में कहीं पित्ते के अंदर जो पत्थर होता है उसको तलाश करने में काफ़ी आसानी होती है। इसका कंट्रोल रूम भी है जहाँ पर बैठ के ये मुआयना किया जाता है। यहाँ पर एक्सरे होता है और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो मॉनिटर के ऊपर आपके अंदर की सारी सूरत हाल को जांचते हैं। हम चाहते थे कि ये जगह जो है वो अच्छी लगे जैसे इसको होना चाहिए। इसी तरह हमने जो इक्विपमेंट है हमारे, उनमें भी हमने जो है ना ये कोशिश की कि दुनिया में कोई भी अच्छा इदारा हो उसी तरह के इक्विपमेंट हो, बल्कि कुछ इदारों से ज़्यादा ही बेहतर हो। तो ये सोच के साथ हमने इस इदारे को बनाना शुरू किया। सितंबर लास्ट 2021 से शुरू किया और हमने 14 मई को फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया। जी, आपने देखा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोलॉजी का ये वार्ड जिसका इफ्तिताह 15 मई को वज़ीर आला सिंध ने किया था। जहाँ पर जो मरीज़ है उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि कराची के साथ साथ दीगर शहरों में भी इस तरह के वार्ड का क़याम किया जाए ताकि लोगों को सस्ती तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। जी देखें, ये था जी सिंध में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। और अभी मैं गया था वीकेंड पे गम्बट भी सिंध का एक बड़ा छोटा सा शहर है, वहाँ पर भी एक बड़ा कमाल काम हो रहा है। थोड़े दिन बाद बताऊंगा मैं आपको। बड़ी फैसिलिटी बनी है। अब किस चीज़ की बनी है और क्या है वो अवैस कवर करने गए थे और वो लेकर आएंगे हमारे लिए। लेकिन हम आज के प्रोग्राम को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे।